तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखिए हमारा जो बॉडी है इसे सरवाइव करने के लिए अलग अलग तरह के प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। इन प्रोसेसेस के बारे में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में काफ़ी डिटेल्स में बात किया था, जैसे कि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है इस बॉडी को सर्वाइव कराने के लिए, जिसके लिए हमें खाना खाने की ज़रूरत होती है, जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है और हमें एनर्जी मिलता है। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम करता है खाने को हजम करना, दैट मीन डाइजेस्ट करना, और फिर आगे चल के उसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होने की ज़रूरत होती है, तब जाके एनर्जी इवॉल्व होता है। जो ऑक्सीजन हम जो सांस लेते हैं उसके थ्रू हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। और फिर जो हम न्यूट्रिशन बॉडी में एंटर कराते हैं खाने के थ्रू, उसे बॉडी के अलग अलग पार्ट में ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड के माध्यम से वो सारे सेल्स तक पहुंचता है। और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे निकालने के लिए हमारे पास एक्सक्रीशन सिस्टम होता है। तो ये जो अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस होता है इन्हें कंट्रोल कौन करता है? जैसे कि मान ले जब हम खाना खाते हैं तो उस समय ब्लड का सर्कुलेशन डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ होता है, मसल्स की तरफ नहीं होता है, ताकि इस डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा ब्लड मिले और ये ठीक से डाइजेस्ट कर पाए चीजों को। जब हम डरे हुए होते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये शट डाउन हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं वो थोड़ा सा उतना एक्टिव नहीं रहता है, जबकि उस समय हार्ट बीट बहुत तेज चलता है और ब्लड जो है ये बॉडी के अलग अलग मसल्स में पहुंचता है, जो स्केलेटल मसल्स है, हाथ पैर के मसल्स, वहां तक पहुंचता है ताकि हम या तो लड़ सके या फिर उस सिचुएशन से भाग सके। और जब हम खाना खाते हैं उस समय हमें पेशाब नहीं लगता है। तो इस तरह का जो कोऑर्डिनेशन है ये कंट्रोल कौन करता है? तो इस पूरे सिस्टम को, हमारे बॉडी के अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस को, और जो जिंदा रहने के लिए हमें चलना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो तरह के सिस्टम होता है। एक तो होता है नर्वस सिस्टम, बहुत सारे नर्व्स मिलकर जो सिस्टम बनाता है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के माध्यम से काम करता है। ब्रेन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल नर्व के माध्यम से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट से नर्व के थ्रू इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। इस तरह से हम अपने सराउंडिंग्स को परसीव कर पाते हैं और फिर ब्रेन से निकला हुआ सिग्नल से हम अपने हाथ पैर को हिला सकते हैं। जैसे कि मान ले आप यूट्यूब में स्क्रॉल कर रहे हैं और एक वीडियो आपको पसंद आया, तो उस सिचुएशन में आपका ब्रेन आपके हाथों को सिग्नल देता है और उस सिग्नल के कारण आपका हाथ उस थंबनेल को क्लिक करता है और वो वीडियो ओपन हो जाता है। फिर आप वीडियो को देखने लगते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उस समय आपका ब्रेन सिग्नल देता है उंगली को कि आप लाइक बटन को दबाएं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये जो कंट्रोल है हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम, ये नर्वस सिस्टम इस तरह से उसे कंट्रोल करता है। लेकिन नर्वस सिस्टम पूरी तरह से हमारे बॉडी को सर्वाइव करने के लिए जो भी प्रोसेसेस की जरूरत होती है उसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो यहां पर आता है एक और सिस्टम जिसे कि एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम नॉर्मली इसे हार्मोनिक सिस्टम के तौर पे आप देख सकते हैं। हमारे बॉडी में जो अलग अलग तरह का हार्मोन सिक्रेट होता है और वो ब्लड में डिजोल्व होता है और अलग अलग टारगेट तक वो हार्मोन पहुंचता है और अपना अपना काम करता है। तो ये जो सिस्टम है इसे एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान ले कि कोई कुत्ता आपके तरफ भौंकते हुए आ रहा है, तो उस समय आपके बॉडी का जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन यानी कि एपिनेफ्रिन, ये हार्मोन रिलीज करता है और इस हार्मोन का स्पेसिफिक काम ये है कि ये हार्ट बीट को बढ़ा देता है और फिर क्या करता है कि ब्लड का सर्कुलेशन जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम से दूर करके स्केलेटल मसल्स की तरफ ये ब्लड को फ्लो करवाता है। तो इस तरह का काम ये करता है और हमारा सांस तेज हो जाता है। तो इस तरह का काम वो करता है ताकि हम उस सिचुएशन से लड़ सके या फिर उस सिचुएशन से भाग सके। तो यहां पर क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम का काम देखें, हार्मोन का काम कैसा है कि हार्मोन ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है और स्पेसिफिक हार्मोन का अपना स्पेसिफिक टारगेट होता है, उस टारगेट तक वो पहुंचता है और अपना स्पेसिफिक काम वो करता है। तो दो अलग अलग सिस्टम से हमारे बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। एक तो है नर्वस सिस्टम, ये नर्व के माध्यम से होता है, और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम, अलग अलग ग्लैंड से निकला हुआ हार्मोन के माध्यम से ये होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में जाकर देखेंगे। फिलहाल तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, हम शुरुआत करेंगे नर्वस सिस्टम से। तो नर्वस सिस्टम का जो मेन काम है, जैसा कि इससे पहले हम बात कर रहे थे, ये सिग्नल को कैरी करता है बॉडी के अलग अलग पार्ट तक, ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक सिग्नल को कैरी करता है, या फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट से सिग्नल को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक ये कैरी करके ले जाता है। यहां पर इस फिगर में जो आपको धागा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहां पर थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर, ये एक नर्व है। और नर्व क्या होता है? नर्व होता है बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। यहां पर इस फिगर में देखिए, यहां पर ये जो है ये नर्व है और यहां पर देखिए बहुत सारे न्यूरॉन का बंडल है। न्यूरॉन एक तरह का सेल होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करता है। यहां पर देखिए एक न्यूरॉन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से बहुत सारे न्यूरॉन्स के बंडल को नर्व कहा जाता है। अब देखिए न्यूरॉन क्या है?
न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का फंडामेंटल यूनिट होता है। यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करता है थ्रू आयंस या फिर थ्रू अलग अलग केमिकल्स। इसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन को, सिग्नल को ये कैरी करता है। सिग्नल यहां से आता है और इस तरह से प्रोपेगेट करके आगे बढ़ जाता है। हो सकता है इसके आगे कोई दूसरा न्यूरॉन हो, या फिर हो सकता है कोई ऑर्गन हो, कोई ग्लैंड हो, या फिर कोई मसल हो जहां तक सिग्नल ये पहुंचता है। तो इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं, इस पे तो हम काफी डिटेल्स में आगे के वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में जो एक रफ आइडिया जो है ये आप इसके बारे में ले लें कि ये जो है, ये सेक्शन जो है ये इसका सेल बॉडी है, और सेल बॉडी के बाद ये जो लंबा सा हिस्सा है, ये लंबा सा हिस्सा जो है इसे एक्सन कहा जाता है। और ये जो है ये इसका एक जनरल व्यू देख रहे हैं आप। हमेशा न्यूरॉन ऐसा ही दिखेगा इसका कोई मतलब नहीं, अलग अलग शेप का न्यूरॉन होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर का न्यूरॉन होता है। तो ये इसका जनरल वर्जन है। तो यहां पर ये जो लंबा सा हिस्सा है, इस लंबे से हिस्से को एक्सन कहा जाता है, और ये जो लास्ट में आपको ये टर्मिनल्स दिख रहा है, इन टर्मिनल्स को कहा जाता है एक्सन टर्मिनल्स। और यहां पर ये जो शुरुआत वाला ये जो पॉइंट है, ब्रांचेस जो है, इन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। और यहां बीच में ऑब्वियसली जैसे हर सेल के बीच में होता है, यहां पर है न्यूक्लियस। तो ये जस्ट एक रफ ओवरव्यू है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूरॉन के बारे में काफी डिटेल्स में बात करेंगे। तो अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। तो नर्वस सिस्टम जो है ये तरह तरह का, अलग अलग तरह का काम करता है। जैसे कि हम जो कॉन्शियसली जो काम करते हैं, उस कॉन्शियस एक्शन को ये कंट्रोल करता है। जैसे मान ले कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं, जैसे इसी वीडियो को मान ले। अब अगर आपको आगे के वीडियोस की जरूरत हो तो आप क्या करते हैं नॉर्मली इस तरह के सिचुएशन में, आप सब्सक्राइब बटन को दबाते हैं। ये जो सब्सक्राइब बटन आप दबा रहे हैं या फिर लाइक बटन जो आप दबाते हैं, ये आपका कॉन्शियस एक्शन है। ये आपका ब्रेन प्रोसेस करके कुछ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, कुछ सोच रहा है, सोचने के बाद ये कॉन्शियसली वो काम कर रहा है, जानबूझकर या फिर सोच समझ कर, हम कह सकते हैं सोच समझ कर वो काम कर रहा है। तो इसे, इस तरह के एक्शन को कॉन्शियस एक्शन कहा जाता है। तो नर्वस सिस्टम जो है ये कॉन्शियस एक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे कि आपका ब्रेन कुछ इंफॉर्मेशन को ये प्रोसेस किया और उसके बाद आपको लगा कि हाँ, कोई आप जो वीडियो देख रहे हैं उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। तो यहां से ये सिग्नल भेजेगा, थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे, उंगली तक ये सिग्नल भेजेगा और एग्जैक्टली सही जगह पर दबाने के लिए ये उसे प्रेरित करेगा, और ये उंगली जो है उस बटन को वहां पर वो टच करेगा। तो इस तरह का जो एक्शन है, जो कि दिमाग सोच समझ कर रहा है, इस तरह के एक्शन को कहा जाता है कॉन्शियस एक्शन। अब देखिए ये और भी तरह के काम को करता है, सिर्फ कॉन्शियसली ही काम को करेगा ऐसा नहीं है। मान ले कि आप अनजाने में कोई बहुत गर्म ऑब्जेक्ट को आपने छू लिया, आप पानी गर्म करने दिए हैं और मान ले कि आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं और आपका हाथ गलती से उस गर्म पैन में टच हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका दिमाग सोचता समझता नहीं है, इमीडिएटली झटके के साथ आप अपना हाथ पीछे की तरफ कर लेते हैं। तो ये जो एक्शन है, जहां पर कि ब्रेन का जो कॉन्शियस थिंकिंग प्रोसेस है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, ऑटोमेटिकली बाय रिफ्लेक्स आप अपना हाथ खींच लेते हैं। तो इस तरह का जो एक्शन है इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। एक और तरह का एक्शन ये परफॉर्म करता है, ये नर्वस सिस्टम परफॉर्म करता है, वो है नॉन कॉन्शियस एक्शन। जैसे कि आपका हार्ट बीट, ये बीट कर रहा है, तो इसे बीट कौन करवा रहा है? तो ऑब्वियसली आपका ब्रेन का कोई ना कोई पार्ट इसे बीट करवा रहा है, वहीं से इंफॉर्मेशन आ रहा है आपके हार्ट के मसल्स तक और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। तो ये हम सोच समझ कर नहीं करते हैं और ये कोई रिफ्लेक्स एक्शन भी नहीं है। इस तरह के एक्शन को नॉन कॉन्शियस एक्शन कहा जाता है। अब देखिए जो नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम को हम मेनली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक तो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसे पीएनएस भी कहा जाता है, और दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसे सीएनएस भी कहा जाता है। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब नर्वस सिस्टम का जो सेंट्रल पार्ट है वो, और उस सेंट्रल पार्ट में कौन आता है, जो मेन उसे फंक्शन करता है, उसे परफॉर्म करता है, उस नर्वस सिस्टम का जो सेंट्रल पार्ट है वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन यहां पर रिसाइड करता है और स्पाइनल कॉर्ड उसके नीचे से, इस तरह से हमारा जो बैकबोन है, बैकबोन के अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड रिसाइड करता है। तो ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को भी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, ब्रेन का भी अलग अलग पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब दूसरा जो सेक्शन है नर्वस सिस्टम का, यह है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से देखिए इस तरह धागा जैसा निकला हुआ नर्व्स जो है, ये जो सिस्टम बना रहा है, इस सिस्टम को कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बीच में हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिला के सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वहां से निकला हुआ जो नर्व्स है, वो जो नर्वस सिस्टम बना रहा है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह का नर्व्स होता है। एक तो रिसेप्टर नर्व, इसे एफरेंट नर्व भी कहा जाता है। आप अगर इस तरह से देखें तो आप समझ जाए, एफरेंट अगर लिखा हुआ है तो दैट मीन ये रिसेप्टर नर्व है। और मोटर नर्व, पहले तो मैं आपको बता दूं ये रिसेप्टर नर्व क्या है। ये नर्व इंफॉर्मेशन को बॉडी के अलग अलग पार्ट से, जैसे मान लें कि आपने कोई गर्म ऑब्जेक्ट छू लिया, तो वहां से ये इंफॉर्मेशन को कैरी करके ले जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक।
आपने कुछ देखा तो आंखों से इंफॉर्मेशन ये नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचेगा। तो ये सारा जो बॉडी के अलग अलग पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो इंफॉर्मेशन को ले जा रहा है, जो नर्व ले जा रहा है, उसे रिसेप्टर नर्व या एफरेंट नर्व कहा जाता है। अब उसके रेस्पॉन्स में, मान लिया आपने एक कुत्ता देखा, आप कुत्ते से डरते हैं, तो उसके रेस्पॉन्स में आपका ब्रेन क्या करेगा? आपका ब्रेन आपके पैरों के मसल्स को यहां से इंफॉर्मेशन भेजेगा कि यहां से दूर हट जाओ, भाग जाओ यहां से। तो ये जो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी के अलग अलग पार्ट में प्रोपेगेट कर रहा है, तो इस तरह के नर्व को, जो नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को बॉडी के अलग अलग पार्ट तक में भी, वो मसल हो सकता है, ग्लैंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, सिग्नल को कैरी करता है, उस तरह के नर्व्स को मोटर नर्व्स कहा जाता है। इसे एफरेंट नर्व भी कहा जाता है। एफरेंट और एफरेंट। सो रिसेप्टर नर्व, एफरेंट नर्व और मोटर नर्व, ये हो गया एफरेंट नर्व। अब देखिए रिसेप्टर नर्व जो है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं रिसेप्टर नर्व के। जो बहुत कॉमन एग्जांपल है वो है ऑप्टिक नर्व। ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, लाइट सिग्नल को रिसीव करता है और इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ये ब्रेन तक भेजता है, जिसके थ्रू हम देख पाते हैं, चीजों को देख पाते हैं। तो ये जो नर्व यहां पर काम कर रहा है, ये है ऑप्टिक नर्व। और हम सुन पाते हैं ऑडिटरी नर्व के कारण। कान में साउंड वेव यहां पर एंटर करता है और यहां से यहां ऑडिटरी नर्व के थ्रू इंफॉर्मेशन जो है ये ब्रेन तक पहुंचता है और हम चीजों को सुन पाते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व, हम जो स्मेल का सेंसेशन लेते हैं, ये सेंसेशन जो ब्रेन तक ये कैरी करता है, ये ऑल्फैक्टरी, यहां पर देखिए ये ऑल्फैक्टरी नर्व है, यहां से ये ब्रेन तक सिग्नल को कैरी कर रहा है और हमें स्मेल का सेंसेशन होता है। उसी तरह से गस्टटरी नर्व जो है ये टेस्ट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। टेस्ट बर्ड्स जो होता है हमारे जीव में, उस टेस्ट बर्ड्स के अंदर जो है ये नर्व रहता है, एक तरह का रिसेप्टर नर्व रहता है, जिसे कि गस्टटरी नर्व कहा जाता है। तो यहां से सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है। तो ये भी हो गया रिसेप्टर नर्व का एग्जाम्पल। अब रिसेप्टर नर्व को टेक्निकली अगर देखा जाए तो इस तरह से हम अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि थर्मो रिसेप्टर, मतलब जो हीट को सेंस करता है, जो रिसेप्टर्स, जैसे कि आपको जो गर्मी का एहसास होता है, तो ऑब्वियसली यहां पर कोई ना कोई यहां न्यूरॉन या नर्व काम करता है जो कि वो हीट का सेंसेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, हमारे स्किन से हमारे ब्रेन तक हीट का सेंसेशन को पहुंचाता है। तो इस तरह का जो रिसेप्टर नर्व है, इस तरह के रिसेप्टर नर्व को थर्मो रिसेप्टर्स कहा जाता है। और मैकेनो रिसेप्टर, मतलब जो प्रेशर को सेंस कर पाता है, टच को सेंस कर पाता है, जिस तरह का नर्व, उस तरह के नर्व्स को मैकेनो रिसेप्टर्स कहा जाता है। नोसिसेप्टर्स, जो डैमेज्ड सेल है, डैमेज्ड सेल से वो डैमेज होने का इंफॉर्मेशन जो ब्रेन तक ले जाता है, इस तरह के नर्व्स को नोसिसेप्टर्स कहा जाता है। फोटो रिसेप्टर्स, नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, फोटो का मतलब होता है लाइट। जो लाइट रिसेप्टर्स होता है, जो कि हमारे आंखों में होता है, रॉड एंड कोन सेल्स जो होता है, वो फोटो रिसेप्टर्स होता है। वो वहां से लाइट को सेंस करता है और सिग्नल को ब्रेन तक भेजता है। और केमो रिसेप्टर्स, जैसे कि ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, इस लेवल को वो डिटेक्ट कर पाता है और डिटेक्ट करने के बाद ब्रेन तक इंफॉर्मेशन भेजता है, जिससे कि ब्रेन ये डिसाइड कर पाता है कि कितनी तेजी से सांस लेना चाहिए, ताकि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है ये बॉडी में ठीक ठाक रहे। तो इस तरह से रिसेप्टर नर्व्स को हम कुछ बेसिक कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब देखिए मोटर नर्व जो है, मोटर न्यूरॉन, ये भी अलग अलग तरह का होता है। मोटर न्यूरॉन मतलब जो इंफॉर्मेशन को ब्रेन से कैरी करके ले जाएगा बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। तो बेसिकली मोटर न्यूरॉन को हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो है अपर मोटर न्यूरॉन और दूसरा है लोअर मोटर न्यूरॉन। तो देखिए मान ले कि आपके ब्रेन को सिग्नल भेजना है किसी मसल तक, हाथ के किसी मसल तक या फिर पैरों के मसल्स तक, तो ये जो कैरी करता है कुछ इस तरह से, ब्रेन से पहले एक न्यूरॉन के माध्यम से ये स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए एक स्पेसिफिक रीजन तक पहुंचता है, जहां से फिर आगे एक दूसरा न्यूरॉन उसी इंफॉर्मेशन को कैरी करके ले जाता है मसल तक। तो यहां पर दो तरह का न्यूरॉन हो गया। तो पहला पार्ट जो है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक का जो पार्ट है, इसे अपर मोटर न्यूरॉन कहा जाता है। ये जो न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन हो गया ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड होते हुए एक स्पेसिफिक रीजन तक, जहां से ये बाहर निकले। तो ये जो न्यूरॉन हो गया, इसे अपर मोटर न्यूरॉन कहा जाता है। और यहां से फिर सिग्नल को आगे कैरी करेगा एक दूसरा न्यूरॉन, यहां से इस तरह से ये स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकला और स्पेसिफिक जो टारगेट, उसका जो टारगेट जगह जो है, हो सकता है वो मसल हो या फिर ग्लैंड हो, वहां तक जो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है, इसे लोअर मोटर न्यूरॉन कहा जाता है। तो ये तो एक तरह से हम मोटर न्यूरॉन को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। एक दूसरा भी तरीका है मोटर न्यूरॉन को डिस्टिंग्विश करने का, जैसे कि स्पाइनल मोटर न्यूरॉन। जो मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकल रहा है, उसे स्पाइनल मोटर न्यूरॉन कहा जाता है। यहां पर ये जो न्यूरॉन आप देख रहे हैं, ये दोनों न्यूरॉन, ये स्पाइनल मोटर न्यूरॉन के कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि क्रेनियल मोटर न्यूरॉन का डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि जो डायरेक्टली ब्रेन से बाहर निकलता है, डायरेक्टली ब्रेन से बाहर निकलता है और मसल्स तक या स्पेसिफिक रीजन तक पहुंचता है। यहां पर स्पाइनल कॉर्ड बीच में काम नहीं करता है, डायरेक्टली ब्रेन से निकलेगा मोटर न्यूरॉन और ये अपने स्पेसिफिक टारगेट तक पहुंचेगा।
जैसे कि जो फेशियल न्यूरॉन्स होता है, जो फेशियल मसल्स को कंट्रोल करने वाला न्यूरॉन्स होता है, आई बॉल को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मोटर न्यूरॉन होता है, ये सारे मोटर न्यूरॉन क्रेनियल मोटर न्यूरॉन होता है, डायरेक्टली ब्रेन से निकलता है और मसल्स तक पहुंचता है। तो इस तरह से मोटर न्यूरॉन को हम एक तरीके से देखा जाए तो मोटर न्यूरॉन को दो कैटेगरी में, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन, इस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं मोटर न्यूरॉन दो तरीके का होता है, स्पाइनल मोटर न्यूरॉन जहां पर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, और दूसरा क्रेनियल मोटर न्यूरॉन जहां पर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व नहीं होता है, डायरेक्टली ब्रेन से मोटर न्यूरॉन बाहर निकलता है। अब हम लोग बात करेंगे ब्रेन के बारे में। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, ब्रेन का 3 मेन पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। एक बार यहां पर फिगर में देख ले, ये जो हिस्सा है, ये होता है फोर ब्रेन, इसे फोर ब्रेन कहा जाता है, और बीच में यहां पर मिड ब्रेन होता है, और ये वाला सेक्शन जो है ये हाइंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन जो है मेनली हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है इसे कैरी आउट करता है, और हमारा जो हाइंड ब्रेन है, ये हाइंड ब्रेन हमारा जो हार्ट बीट है, उस हार्ट बीट को ये कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ये कंट्रोल करता है। तो इस तरह का प्रिमिटिव काम जो है, ये सारा काम जो है ये हाइंड ब्रेन का होता है। अब हम लोग यहां से वापस चलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये बैकबोन के बीच में अंदर सिचुएटेड होता है, और ये बड़ा लंबा सा पतला ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और ये ब्रेन के निचले हिस्से से शुरू होता है, और ये बैकबोन के लंबर रीजन तक पहुंचता है। तो ये बीच में यहां पर बैकबोन के अंदर सिचुएटेड होता है स्पाइनल कॉर्ड। इस स्पाइनल कॉर्ड का बहुत सारा काम है, उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि इससे पहले हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि अनजाने में अगर हम कोई बहुत गर्म ऑब्जेक्ट को छू लेते हैं तो वहां पर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, यहां पर सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, और हम अपने हाथ को खींच लेते हैं। जैसे ही मान ले कोई गर्म ऑब्जेक्ट हम छू रहे हैं, तो यहां से इंफॉर्मेशन, सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आगे बढ़ेगा, इस तरह से आगे बढ़ते हुए ये पहुंचेगा सेंसरी न्यूरॉन से, ये पहुंचेगा स्पाइनल कॉर्ड तक। अगर ये टेम्परेचर बहुत कम हुआ, बहुत ज्यादा गर्म ना हुआ, तो फिर ये इंफॉर्मेशन ये आगे फिर स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचेगा। ब्रेन फिर इसे प्रोसेस करेगा कि हो सकता है ब्रेन कहे कि चलो ज्यादा गर्म नहीं है, चलता है, चलेगा, हाथ खींचने की जरूरत नहीं है, या फिर ब्रेन हो सकता है इंफॉर्मेशन ये इस तरह से प्रोसेस करे और कहे चलो हाथ खींच लो। तो यहां पर ब्रेन इन्वॉल्व है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा गर्म हुआ, बहुत ज्यादा डैमेज करने वाला गर्म, ऐसा गर्म हुआ, बहुत ज्यादा गर्म हुआ, तो फिर इंफॉर्मेशन जो है स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेगा, और फिर आगे ब्रेन तक वो नहीं जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड खुद डिसाइड करेगा यहां पर, ऐसे सिचुएशन में जब बहुत ज्यादा गर्म होगा तो स्पाइनल कॉर्ड आगे मोटर न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन दे देगा कि हाथ को खींच लो। तो इस तरह से हम हाथ को खींच लेते हैं, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। हम कहते हैं बाय रिफ्लेक्स हमने ये काम किया, हम अपने आप हाथ को खींच लेते हैं। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है रिफ्लेक्स एक्शन। तो इस तरह से हमने देखा कि जो नर्वस सिस्टम है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम इसे तोड़ सकते हैं, इन पार्ट्स में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रिसेप्टर और मोटर न्यूरॉन से बना हुआ है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये एक तरह का कैटेगराइजेशन हो गया कि हम कहेंगे कि रिसेप्टर नर्व और मोटर नर्व मिलके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। तो ये जो डिस्टिंग्विश हम कर रहे हैं, डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं, इस हिसाब से कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन बॉडी के अलग अलग पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच रहा, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंच रहा है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्टिंग्विश करने का एक और तरीका होता है, जो नर्वस सिस्टम हम कॉन्शियस काम जो कर रहे हैं, कॉन्शियस एक्शन जो कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व होता है, उस तरह का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि मान ले कि आपका ब्रेन एक इंफॉर्मेशन प्रोपेगेट कर रहा है, आपका ब्रेन चाहता है कि आप कुछ लिखें, तो यहां पर आप जो हाथ को हिलाएंगे, कलम को पकड़ेंगे और फिर कागज में लिखेंगे। तो इस तरह का काम जिस तरह के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के माध्यम से होगा, उस तरह के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहा जाएगा, सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्योंकि यहां पर आपके ब्रेन का जो कॉन्शियस पार्ट है वो इन्वॉल्व है, आप कॉन्शियसली उस काम को कर पा रहे हैं। तो इस तरह का नर्वस सिस्टम जो है ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो गया। एक दूसरे तरह का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जिसे कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। यहां पर कोई कॉन्शियस एक्शन नहीं होता है, जो काम अपने आप बॉडी में चलता है, जैसे कि हार्ट का बीट करना, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करना। तो इस तरह का जो काम है, इस तरह का काम जिस तरह के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के माध्यम से होता है, इसे ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि मान ले हार्ट को बीट करवाना है, तो यहां पर जो हार्ट है इसे बीट करवाने के लिए जो सिग्नल, जिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आ रहा, ऑब्वियसली वो सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नहीं है, क्योंकि हम उसे कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो ये नॉन कॉन्शियस है, इसीलिए इसे ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है।
अब ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है दो तरह से इसे कैटेगराइज किया जा सकता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहां पर इस फिगर में देखें तो यहां पर ये थोड़ा सा क्लियर होगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये तब काम करता है जब हम लोग एक्साइटेड होते हैं, हम जब एक्साइटेड होते हैं या फिर हम डरे हुए होते हैं, हम इन फियर होते हैं। तो जब हम एक्साइटेड होते हैं तब ऑटोमेटिक जो काम चलता है बॉडी में उसको करने के लिए जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम करता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। फॉर एग्जांपल हमारा जो प्यूपिल है, आंखों के अंदर जो प्यूपिल होता है ये डायलेट करता है और ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। किस सिनेरियो में? जब डायलेट करता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारे आंखों के अंदर आता है और हम चीजों को परसीव करते हैं, ज्यादा से ज्यादा परसीव करते हैं। तो यहां पर जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर काम करता है बॉडी तो उस समय हमारा प्यूपिल जो है ये डायलेटेड हो जाता है, हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को हम सेंस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रॉपरली ठीक तरह से देखने की कोशिश करते हैं। ये ज़रूरी भी है। मान ले आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर या तो आपको लड़ना होगा या भागना होगा, तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो लाइट सेंसिंग है वो ज़्यादा करना होगा। मतलब आपको जो विजुअल इंफॉर्मेशन है वो आपको ज़्यादा परसीव करना होगा, ज़्यादा समझना होगा अपने सराउंडिंग्स को। तो ऐसे सिचुएशन में पीपल जो है ये डायलेट कर जाता है, ये खुल जाता है। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब हम एक्साइटेड होते हैं या फियर में होता है उस समय सलाइवेशन जो है ये कम हो जाता है, ये लगभग शट डाउन हो जाता है, क्योंकि उस समय खाने की जरूरत नहीं, उस समय भागने की जरूरत है। तो ऐसा सिचुएशन में सलाइवेशन जो है ये प्रोसेस जो है ये शट डाउन हो जाता है। ब्रोंकाई जो है ये रिलैक्स्ड हो जाता है। ब्रोंकाई रिलैक्स्ड होने से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा हम सांस के माध्यम से एयर अंदर ले सकते हैं। ये जरूरी भी है। अगर मान ले आप लड़ रहे हैं या फिर आप भाग रहे हैं तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और साथ ही साथ क्या होता है, हार्ट रेट जो है ये हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर जब बॉडी काम करता है तब जरूरी भी है। हार्ट रेट बढ़ेगा तभी आप ज्यादा भाग पाएंगे या फिर बेहतर लड़ पाएंगे। तो इस तरह से आप देखें कि बॉडी का जो ऑटोमेटिकली काम करने वाला जो हिस्सा है वो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंडर आता है या उसके थ्रू वो काम करता है। तो उसका काम करने का तरीका देखें, जब एक्साइटेड होता है तो अलग तरह से होता है, इसीलिए वो कंट्रोल करता है जो नर्वस सिस्टम, वो एक अलग तरह का नर्वस सिस्टम होता है जिसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब यही सारे ऑर्गन्स जो है ये एक और तरह के नर्वस सिस्टम से कंट्रोल्ड हो सकता है जिसे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये तब काम करता है जब हम रिलैक्स्ड रहते हैं। जब हम रिलैक्स्ड रहते हैं उस समय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। इसका काम करने का तरीका देखें, प्यूपिल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है क्योंकि हमें बहुत ज्यादा विजुअल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। सलाइवेशन जो है ये बढ़ जाता है क्योंकि आप रिलैक्स्ड होंगे तो फिर बॉडी को खाना खाने की जरूरत पड़ती है, तो उस समय सलाइवेशन बढ़ जाता है। ब्रोंकाई जो है ये कंस्ट्रिक्ट कर जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है उस समय। हार्ट रेट जो है ये डिक्रीज करके नॉर्मल स्टेट में चला जाता है क्योंकि भागने दौड़ने की तो ज़रूरत है नहीं। और डाइजेस्टिव एक्टिविटी जो है ये बढ़ जाता है क्योंकि आप रिलैक्स्ड रहेंगे, दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली बॉडी को खाना खाने की ज़रूरत है, इसीलिए डाइजेस्टिव एक्टिविटी बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप देखें जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये दोनों एक ही सेट ऑफ ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कंट्रोल करने का तरीका अलग अलग है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस तरह से कंट्रोल कर रहा, मान ले कि आपको लड़ना हो या भागना हो, आप एक्साइटेड स्टेट में हो। वही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, उन्हीं ऑर्गन्स को कुछ इस तरह से कंट्रोल कर रहा है मानो आप रिलैक्स्ड स्टेट में हो, दौड़ना भागना नहीं है, बस जिंदा रहना है, एंजॉय करना है। तो इस तरह के सिचुएशन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो हम लोगों ने देखा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली जिससे हम कॉन्शियसली हम काम करते हैं या कॉन्शियसली कंट्रोल करते हैं, उस तरह का नर्वस सिस्टम जो है उसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और जो अपने आप होता है, हम कॉन्शियसली नहीं करते हैं, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंडर आता है, जिसके दो पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब आगे के वीडियोस में हम ब्रेन के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, फिर आगे चल के जो हमारा हार्मोन का सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में बात करेंगे। हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए तमाम तरह का काम करना पड़ता है, जैसे कि सांस लेना, चलना फिरना, खाना खाना, फिर उस खाने को पचाना इत्यादि। इन सब कामों को कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम का सेंट्रल पार्ट होता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के मदद से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल करता है। और इस सिग्नल को कैरी करता है एक तरह का स्पेशलाइज्ड सेल जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि न्यूरॉन होता कैसा है। वैसे तो न्यूरॉन का अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर होता है, पर हम इसका सबसे जनरल स्ट्रक्चर को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक न्यूरॉन दिख रहा है, तो इसका जो सबसे सेंट्रल पार्ट होता है, बीच वाला जो हिस्सा होता है, जिस हिस्से में इसका न्यूक्लियस और बाकी सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह हो गया, ये सब रहता है। इस सेक्शन को, इस सेंट्रल पार्ट को कहा जाता है सेल बॉडी।
इसका एक और नाम है, हम इसे सोमा भी कहते हैं, और ऑब्वियसली इसके बीच में इसका न्यूक्लियस होता है। इस सेल बॉडी से बाहर निकलता है ब्रांचेस की तौर पे डेंड्राइट्स। यही डेंड्राइट्स सिग्नल को रिसीव करता है और सिग्नल को आगे भेजता है। डेंड्राइट्स की तरह ही सेल बॉडी से एक और लंबा सा पार्ट निकलता है, इसे एक्सन कहा जाता है। डेंड्राइट से सिग्नल आगे बढ़ते हुए सेल बॉडी होते हुए एक्सन होते हुए यह आगे ट्रांसफर होता है, और ये एक्सन सेल बॉडी के जिस पार्ट से निकलता है, ये जो उभरा हुआ पार्ट है, इसे एक्सन हिलॉक कहा जाता है। ये एक्सन भी आगे चल के अलग अलग ब्रांचेस में टूट जाता है, तो इन ब्रांचेस को कहा जाता है एक्सन टर्मिनल्स। और एक्सन टर्मिनल के बिल्कुल अंतिम हिस्से में यहां पर देखिए जो नॉब्स है, इन नॉब्स को कहा जाता है साइनेप्टिक नॉब। कभी कभार एक्सन जो है एक स्पेशल तरह के सेल से सराउंडेड होता है, इन सेल्स को स्वान सेल्स कहा जाता है। अगर एक्सन स्वान सेल से सराउंडेड हुआ तो इस तरह के एक्सन्स को माइलिनेटेड एक्सन्स कहा जाता है, और अगर ये स्वान सेल एब्सेंट रहा तो फिर इस तरह के एक्सन को नॉन माइलिनेटेड एक्सन कहा जाता है। यहां पर देखिए स्वान सेल्स के बीच में जो गैप है, इन गैप्स को कहा जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर। अब ये डेंड्राइट्स जो है ये सिग्नल को रिसीव करता है, ये आयन ट्रांसफर के तौर पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफर करता है। मेनली पोटेशियम और कैल्शियम आयन का यहां पर खेल चलता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, स्टैंडर्ड 10th लेवल पे इसे समझना इतना आसान नहीं है, फिर भी अगर आप लोग जानना चाहें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर पोटेशियम और कैल्शियम आयन के तौर पे सिग्नल ट्रांसफर होता है। तो ये आयन यहाँ से डेंड्राइट होते हुए, सेल बॉडी होते हुए, एक्शन होते हुए ये आगे बढ़ता है, और एक्शन टर्मिनल होते हुए ये साइनेप्टिक नॉब होते हुए ये आगे बढ़ जाता है। हो सकता है कि इसके आगे एक दूसरा न्यूरॉन हो, तो यहाँ पर देखिए एक न्यूरॉन के साथ दूसरा न्यूरॉन इसके आगे अटैच्ड है, तो इस केस में सिग्नल यहाँ से ट्रांसफर होगा, इस न्यूरॉन से ट्रांसफर होते हुए फिर आगे के न्यूरॉन में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर जो कनेक्शन आपको दिख रहा है ये न्यूरॉन न्यूरॉन कनेक्शन है। इसी तरह से हो सकता है कि एक न्यूरॉन सिग्नल भेजे मसल सेल को, तो यहां पर जो कनेक्शन होगा ये कनेक्शन न्यूरॉन मसल कनेक्शन होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लें कि आप अपनी उंगलियों को हिला रहे हैं, तो ये जो उंगलियों का हिलाना है इसे बेसिकली कंट्रोल कौन करता है, ये इंफॉर्मेशन आता कहां से है, ये आप कॉन्शियसली कर रहे हैं, मतलब आपका ब्रेन ये सिग्नल भेज रहा है। तो ब्रेन जब मसल्स को सिग्नल भेजता है और मसल उस तरीके से एक्ट करता है, तो इस तरह के न्यूरॉन्स को, जो उस सिग्नल को कैरी करता है, उस तरह के न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ब्रेन से एक मोटर न्यूरॉन होते हुए सिग्नल इस तरह से आगे बढ़ रहा है, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड होते हुए ये आगे बढ़ रहा है, ये हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड है, और फिर स्पाइनल कॉर्ड के एक स्पेशल हिस्से से एक दूसरा न्यूरॉन बाहर निकल के एक मसल के साथ अटैच्ड है। तो यहां पर देखिए दो तरह का मोटर न्यूरॉन हो गया। ऊपर वाले मोटर न्यूरॉन को कहा जाता है अपर मोटर न्यूरॉन, और नीचे वाले मोटर न्यूरॉन को कहा जाता है लोअर मोटर न्यूरॉन। तो सिग्नल ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड होते हुए फिर स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकल के मसल तक पहुंच रहा है। तो यहां पर आप देखिए अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन है ये न्यूरॉन न्यूरॉन कनेक्शन है, इस तरह का कनेक्शन है। अपर मोटर न्यूरॉन से लेके लोअर मोटर न्यूरॉन तक ये इंफॉर्मेशन या सिग्नल प्रोपेगेट कर रहा है। अब लोअर मोटर न्यूरॉन और मसल के बीच यहां पर जो कनेक्शन है ये कनेक्शन है न्यूरॉन मसल कनेक्शन। इस तरह से हो सकता है एक न्यूरॉन एक ग्लैंड के साथ अटैच्ड हो और ग्लैंड को सिग्नल भेजे ताकि ग्लैंड जो है स्पेसिफिक अपना काम कर सके, हो सकता है वो आगे चल के हार्मोन रिलीज करे वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर ये जो सिग्नल का ट्रांसफर होता है, नॉब होते हुए जो सिग्नल आगे बढ़ता है, मे बी वो मसल तक जाए या कोई ग्लैंड तक जाए या फिर दूसरे न्यूरॉन तक ये प्रोपेगेट करे ये सिग्नल। तो यहाँ सिग्नल का जो प्रोपेगेशन होता है एक न्यूरॉन से, ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन से आगे के हिस्से में, वो दो तरीके से होता है, मेनली दो तरीके से होता है। एक तरीका हो सकता है कि चार्ज का, यानी कि आयन का डायरेक्ट ट्रांसफर हो। ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन का नॉब होता है ये रिसीविंग ऑर्गन का जो रिसेप्टर है, ये दोनों बहुत क्लोज होता है, बहुत बहुत ज्यादा क्लोज होता है, और चार्ज का डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, एक न्यूरॉन से दूसरे हिस्से में यह ट्रांसफर हो जाता है। और दूसरा तरीका होता है न्यूरोट्रांसमीटर का ट्रांसमिशन। तो इस केस में क्या होता है कि आयन प्रोपेगेट करते हुए, ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन में आयन प्रोपेगेट करते हुए आता है, और एक स्पेशल तरीके का केमिकल होता है जिसे कि न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, वो वेसिकल्स में जमा हो जाता है। इस तरह से जैसे ही सिग्नल आता है वो केमिकल्स इस तरह से वेसिकल्स में, ये वेसिकल से सराउंडेड हो जाता है, और वो वेसिकल आगे बढ़ता है। वेसिकल आगे बढ़ते हुए फिर इस गैप को वो ट्रैवल करता है, इसे साइनेप्टिक गैप कहा जाता है। इस गैप को वो केमिकल ट्रैवल करता है यहाँ से बाहर निकल के, और यहाँ पर इसका रिसीवर होता है, यहाँ पर इसका रिसीवर होता है, जो रिसीविंग पार्ट होता है यहाँ पर रिसीवर होता है। इन रिसीवर्स को रिसेप्टर्स कहा जाता है। वो केमिकल्स इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाता है, और एक स्पेशल तरीके का प्रोसेस होता है जिससे कि यहाँ वापस से वही चार्ज्ड आयन का खेल शुरू हो जाता है, और सिग्नल यहाँ से इस तरीके से आगे बढ़ता है।
तो यहां पर इस फिगर में आपको एक न्यूरॉन दिख रहा है। न्यूरॉन का काम क्या है? न्यूरॉन सिग्नल को किसी भी तरह के एनवायरनमेंट से लिया हुआ किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ये आगे प्रोपेगेट करता है, जिसके कारण जिसके मदद से हम अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर पाते हैं। जैसे कि हम हीट सेंस कर पाते हैं, लाइट को सेंस कर पाते हैं, साउंड सेंस कर पाते हैं। तो ये सारा काम जो है फंडामेंटली न्यूरॉन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये न्यूरॉन का ये जो ब्रांचेज हैं, ये सारे ब्रांचेज, इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। इसके जो पार्ट्स हैं, इस पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था, वहाँ पर हमने डिटेल्स में देखा था कि किस पार्ट का क्या नाम है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि एक न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोपेगेट कैसे करता है। इट इज़ रिलेटेड टू एक्शन पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के कारण सिग्नल प्रोपेगेट करता है, और वो चूंकि एक्शन में रहता है, चूंकि वो आगे बढ़ते रहता है, शायद इसीलिए इसका नाम एक्शन पोटेंशियल पड़ा। वैसे तो देखा जाए तो स्टैंडर्ड 10th लेवल पे ये टॉपिक जो है, ये आपके कोर्स में तो है नहीं, फिर भी जानने वाले को हमेशा जानने की चाह रहती है, और ये थोड़ा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, फिर भी आप बने रहिए, कोशिश कीजिए समझने का, शायद मज़ा आ जाए। चलिए, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये जो ब्रांचेज है, ये ब्रांचेज जो है, इन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। यही सेंस करता है अपने एनवायरनमेंट को। अगर ये हीट सेंसिटिव अगर न्यूरॉन हुआ तो ये हीट को सेंस करेगा, अगर प्रेशर सेंसिटिव न्यूरॉन हुआ तो ये फिर प्रेशर को, दैट मीन हम कह सकते हैं टच को ये फील करेगा, या टच का इंफॉर्मेशन को ये प्रोपेगेट करेगा। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन या सिग्नल यहाँ पर जनरेट होता है डेंड्राइट्स में, और वही आगे बढ़ता है, प्रोपेगेट करता है। यहाँ इस पार्ट को, सेंट्रल पार्ट को कहा जाता है सेल बॉडी, इसे सोमा भी कहा जाता है। फिर सोमा से ये आगे बढ़ते हुए इस लंबे से हिस्से से इसे एक्सन कहा जाता है। एक्सन से ये आगे बढ़ता है, वही सिग्नल आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ये एक्सन टर्मिनल्स है, यहाँ से होते हुए इस हिस्से को नॉब कहा जाता है। नॉब से होते हुए ये आगे बढ़ जाता है, सिग्नल आगे बढ़ जाता है। मे बी इसके आगे कोई मसल हो, या फिर कोई दूसरा न्यूरॉन हो, या फिर ग्लैंड हो, तो ये सिग्नल वहाँ तक पहुँचता है। इस तरह से हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम के थ्रू सिग्नल आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर सिग्नल बेसिकली जिस फॉर्म में ये ट्रांसफ़र होता है, आयन के फॉर्म में ये ट्रांसफ़र होता है। मेनली यहाँ पर खेल सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का चलता है। तो इसके लिए मैं आपको ये बता दूँ सबसे पहले कि इस तरह के सेल्स में बहुत सारे गेट्स होते हैं, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, मुझे कहना चाहिए बहुत सारे चैनल्स होते हैं। उन चैनल्स के थ्रू आयन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करता है, एक स्पेसिफिक सिनेरियो में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो यहाँ पर इस मुद्दे को समझने के लिए हमें 4 तरह के गेट्स के बारे में हमें समझना होगा। तो यहाँ पर हम एक छोटे से हिस्से को ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर उन गेट्स के बारे में थोड़ा सा लिख दूँ कि ये मान ले मेम्ब्रेन है, इस न्यूरॉन का सेल्यूलर मेम्ब्रेन है, और ये सेल के, दैट मीन न्यूरॉन के अंदर वाला हिस्सा है ये, और ये आउटसाइड है, आउटसाइड बाहर वाला हिस्सा है ये। तो देखिए, न्यूरॉन के अंदर और न्यूरॉन के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, बहुत सारे आयंस होते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव आयंस और बहुत सारे नेगेटिव आयंस होते हैं। तो उसी को मैं यहाँ पर इंडिकेट कर दूँ, बहुत सारे पॉजिटिव आयंस होंगे और बहुत सारे नेगेटिव आयंस भी होंगे। बहुत सारे पॉजिटिव आयन जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, और वो अंदर की तरफ भी होगा। ये सेल के अंदर भी बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे नेगेटिव आयंस होंगे। सो पॉजिटिव आयन हम कह सकते हैं सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, इस तरह से पॉजिटिव आयंस होंगे। और नेगेटिव आयन के तौर पे क्लोराइड आयन हो सकता है, और भी तरह के आयंस हो सकता है, पॉलीएटमिक आयंस हो सकता है। तो यहाँ पर 4 तरह के गेट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला गेट मैं, या 4 तरह का चैनल, पहला चैनल मैं इस तरह से ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो है ये चैनल, चलिए इस चैनल का नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपेज, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, सोडियम पोटेशियम एटीपेज। इसका जो मेन काम है, इसका काम ये है कि ये सोडियम और पोटेशियम आयन को अंदर से बाहर ले जाता है। 3 सोडियम आयन को ये बाहर ले जाता है, और ये 2 पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ ले जाता है। सो अगर आप इन जनरल स्टेट देखें, अगर हम एक नॉर्मल स्टेट देखें, तो बाहर जितना चार्ज होना चाहिए अंदर भी उतना ही चार्ज होना चाहिए, मतलब नेट चार्ज 0 होना चाहिए अंदर और बाहर, इन जनरल केसेस, एक साधारण सिचुएशन में। लेकिन सोडियम पोटेशियम एटीपेज के कारण क्या होता है, देखिए 3 पॉजिटिव चार्ज या 3 पॉजिटिव आयन बाहर निकल रहा है और 2 पॉजिटिव आयन अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन ये बढ़ा रहा है, और चूंकि अंदर से बाहर की तरफ नेट पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा, तो अंदर नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस आ जाता है। ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज का मेन काम है, 3 सोडियम आयन को बाहर निकालना और 2 पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ ले जाना। अब दूसरा गेट जो है ये है सोडियम लीकी चैनल, इसे मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, सोडियम लीकी चैनल।
सोडियम सोडियम माफ़ कीजिएगा, पोटेशियम लीकी चैनल, आई एम सॉरी, पोटेशियम लीकी चैनल। यहाँ से पोटेशियम जो है ये लीक करता है, पोटेशियम लीकी चैनल, यहाँ से पोटेशियम लीक करता है, बाहर निकल जाता है, क्योंकि अंदर की तरफ पोटेशियम का हाई कंसंट्रेशन होता है ड्यू टू सोडियम पोटेशियम एटीपेज, तो यहाँ से सोडियम लीक करता है, धीरे 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 ये लीक करके बाहर निकलता है। अब अगले तरह का जो चैनल है, अगले तरह का जो चैनल है ये है, इसे मैं पिंक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। मान ले कि ये जो न्यूरॉन है ये प्रेशर को सेंस करता है, मतलब टच को सेंस करता है, तो यहाँ पर ये चैनल मैकेनिकली ऑपरेटेड सोडियम चैनल है, मैकेनिकली ऑपरेटेड सोडियम चैनल, मैकेनिकली ऑपरेटेड सोडियम चैनल, सोडियम चैनल। इसे टच सेंसिटिव सोडियम चैनल या प्रेशर सेंसिटिव सोडियम चैनल भी आप कह सकते हैं। इसका काम यही है कि ये जो गेट है, ये गेट सोडियम आयन को अंदर की तरफ ले जाता है, सोडियम आयन को अंदर भेजता है, सेल के अंदर भेजता है। जब प्रेशर इसमें पड़ता है, इस सेल में प्रेशर पड़ता है, उसी समय ये चैनल खुलता है और यहाँ से सोडियम जो है, ये सोडियम आयन ये अंदर की तरफ जाता है और यहाँ पोटेशियम आयन बाहर निकल रहा था। अब चौथा जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, चौथा इम्पॉर्टेंट चैनल यहाँ पर जो है ये वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम चैनल है, इसे हम कहेंगे वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम चैनल। वोल्टेज मैं थोड़ा सा कलर बदल दूं, वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम चैनल, सोडियम चैनल। एक सर्टन पोटेंशियल डिफरेंस में आने से क्या होता है, अगर बाहर और अंदर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक सर्टन पोटेंशियल डिफरेंस में आने से क्या होता है कि सोडियम आयन बहुत मैसिव रेट में, बहुत तेजी से, मिलियंस एंड मिलियंस, लाखों करोड़ों सोडियम आयन जो है यहाँ से कुछ थोड़े से समय के लिए ही सही, एक थोड़े से समय के लिए बहुत सारे सोडियम आयन यहाँ अंदर की तरफ आता है, बहुत तेजी से अंदर की तरफ आता है, और यही मेनली रिस्पॉन्सिबल है ये जो सिग्नल है, सिग्नल के प्रोपगेशन के लिए। तो अभी एक छोटे से हिस्से को, यहाँ से हम एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर करते हैं, इस छोटे से हिस्से को हम आगे यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले छोटे से हिस्से को हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर इनलार्ज करके हमने छोटा सा हिस्सा जो है उसे ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर सबसे पहले सोडियम पोटेशियम एटीपेज और फिर पोटेशियम लीकी चैनल, इनको मैं ड्रॉ कर दूँ, पोटेशियम लीकी चैनल। यहाँ से ऑब्वियसली पोटेशियम आयन अंदर जाएगा, 2 पोटेशियम आयन और 3 सोडियम आयन बाहर आएगा। इसके कारण क्या होगा कि अंदर पोटेशियम का कंसंट्रेशन रिलेटिवली ज़्यादा होगा, बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन रिलेटिवली ज़्यादा होगा, और साथ ही साथ अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज एक बनेगा और बाहर की तरफ एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा, क्योंकि देखिए 3 जो कि बात कर रहे थे हम, 3 चार्ज बाहर निकल रहा है, 2 चार्ज अंदर जा रहा है, तो नेट चार्ज का फ्लो बाहर की तरफ हो रहा। अब यहाँ लीकी चैनल से क्या होता है, लीकी चैनल से कंटिन्यूअसली पोटेशियम आयन जो है ये बाहर निकलते रहता है, और एक समय इक्विलिब्रियम पोजीशन आता है कि बाहर और अंदर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस नियरली 70 मिलीवोल्ट के आसपास आता है। तो वैसे सिचुएशन में फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस और नहीं बनता है। तो यहाँ पर मैं उस सिनेरियो को, इक्विलिब्रियम सिनेरियो को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ। ये नेगेटिव 70 मिलीवोल्ट को इंडिकेट कर रहा है। सो नॉर्मली बाहर और अंदर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव 70 मिलीवोल्ट होता है। मुझे कहना चाहिए, टेक्निकली मुझे कहना चाहिए अंदर और बाहर के पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये नेगेटिव 70 मिलीवोल्ट का होता है। अंदर लोअर पोटेंशियल रहता है, लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और बाहर हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहता है, क्योंकि चार्ज कंसंट्रेशन बाहर की तरफ पॉजिटिव ज़्यादा होता है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये मैकेनिकली ऑपरेटेड सोडियम चैनल है। अगर ये प्रेशर सेंसिटिव न्यूरॉन हुआ तो इसमें प्रेशर लगते ही कुछ सोडियम आयन अंदर की तरफ आता है। तो सोडियम आयन अगर अंदर की तरफ आएगा, मान ले कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में प्रेशर अप्लाई किया गया है, सो ऐसे सिचुएशन में या इस समय इस जगह पे प्रेशर, एक छोटा सा प्रेशर अप्लाई किया गया, तो ऐसे आएगा अंदर, अगर सोडियम आयन अंदर आएगा तो अंदर का नेगेटिव या लोअर पोटेंशियल जो है ये थोड़ा सा हायर पोटेंशियल बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज अंदर आने से नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस थोड़ा घट जाएगा और इसका पोटेंशियल थोड़ा बढ़ेगा। थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ा, मान लें कि बहुत हल्का सा टच हुआ है तो थोड़ा सा पोटेंशियल यहाँ पर इंक्रीज हुआ।
पोटेंशियल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। अब पोटेंशियल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ क्योंकि सोडियम आयन अंदर की तरफ आया, वही धीरे धीरे वही सोडियम आयन यहाँ से एटीपेज से, सोडियम पोटेशियम एटीपेज से ये धीरे धीरे करके बाहर निकल जाएगा। यहाँ से कुछ पोटेशियम आयन बाहर निकलेगा, यहाँ से सोडियम आयन बाहर निकलेगा और पोटेशियम अंदर जाएगा, और समय के साथ साथ धीरे धीरे ये डाई आउट हो जाएगा और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ जाएगा, जो इन जनरल साधारण स्थिति में जो नेगेटिव 70 मिलीवोल्ट का इक्विलिब्रियम सिचुएशन है वहीं पर ये वापस आ जाएगा। अब देखिए ये जो है वोल्टेज रेगुलेटेड जो चैनल है, वोल्टेज रेगुलेटेड चैनल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये तभी खुलेगा, वोल्टेज रेगुलेटेड चैनल ये तभी ओपन होगा जब अंदर और बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस नियरली 55-60 मिलीवोल्ट अगर हो, तो उस सिचुएशन में ये गेट ओपन हो जाता है, लेकिन उससे पहले ये ओपन नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं उस पॉइंट को यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ। यहाँ पर मान ले ये इंडिकेट कर रहा नेगेटिव 60 मान लेते हैं, चलिए नेगेटिव 60 मिली वोल्ट को इंडिकेट कर रहा। अगर मान ले कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव 70 से बढ़ते नेगेटिव 60 हो गया, मतलब अंदर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज अगर आ गया, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अंदर और बाहर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अंदर और बाहर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर नेगेटिव 60 मिली वोल्ट का हो गया, तो ये गेट ओपन हो जाएगा और ओपन होते ही बहुत सारा सोडियम आयन अंदर की तरफ आएगा। क्या इस सिचुएशन में अगर मान ले ये नेगेटिव 66 वोल्ट हुआ, बहुत हल्का सा प्रेशर अप्लाई हुआ, थोड़ा बहुत सोडियम आयन अंदर की तरफ आया और ये पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव 66 मान लेते हैं, चलिए नेगेटिव 66 मिली वोल्ट हुआ, तो क्या ये गेट ओपन होगा? ऑब्वियसली नहीं। तो इसके लिए और थोड़ा सा पोटेंशियल अंदर का बढ़ना चाहिए। तो अब मान ले कि एक थोड़ा ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर अप्लाई हुआ, इस जगह पे फिर से प्रेशर अप्लाई किया गया, अब थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया गया, इतना, और फिर मान ले कि नेगेटिव 62 वोल्ट हो गया अंदर और बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस, तभी ये गेट क्या खुलेगा? ऑब्वियसली नहीं खुलेगा, क्योंकि ये जो है ये थ्रेशोल्ड लेवल जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये गेट ओपन नहीं होगा। तो ये गेट अब भी ओपन नहीं हुआ, तो धीरे धीरे ये सोडियम जो है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज से बाहर निकल जाएगा और धीरे धीरे ये वापस से जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये धीरे धीरे इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये वापस से आ जाएगा। अब एक तीसरा केस कंसीडर करते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया गया। ऐसे सिचुएशन में मान ले थोड़ा और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया गया और ये जो है ये थ्रेशोल्ड इसने टच कर दिया, थोड़ा ज़्यादा नंबर ऑफ सोडियम आयन अंदर की तरफ आया और ये थ्रेशोल्ड जो है, ये थ्रेशोल्ड टच हो गया। अब क्या होगा? वैसे ही तुरंत ये जो गेट है, ये गेट ओपन हो जाएगा, एक बहुत कम समय के लिए ही सही, लेकिन ये गेट ओपन हो जाएगा। ये गेट ओपन होते ही बहुत सारा सोडियम आयन जो है ये अंदर की तरफ आ जाएगा, बहुत सारा, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सोडियम आयन ये अंदर की तरफ आ जाएगा और इमीडिएटली इसका जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ अंदर की तरफ आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए, यही सारे पॉजिटिव चार्जेस जो है ये अपने आसपास, चूंकि इसका नंबर बहुत ज़्यादा है, ये अपने आसपास फ्लो करने लगेगा और ये अपने आसपास फ्लो करेगा तो इसके आगे जो चैनल्स है, उन चैनल्स तक भी ये जो पॉजिटिव चार्जेस है, ये पॉजिटिव चार्जेस, सोडियम का जो पॉजिटिव आयन है, ये यहाँ तक पहुँचेगा। मतलब इस रीजन में भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है अंदर और बाहर का, ये पोटेंशियल डिफरेंस इस थ्रेशोल्ड को पार कर जाएगा और यहाँ भी चैनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आयन फिर आगे बढ़ेगा, आगे धीरे धीरे डिफ्यूज होगा, आगे बढ़ेगा, फिर आगे के चैनल को भी ये ओपन कर देगा, वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम चैनल को ओपन कर देगा। तो इस तरह से ये जो चार्जेस है, ये चार्जेस या आयन, सोडियम आयन जो है, ये अंदर की तरफ आएगा थ्रू वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम चैनल और फिर ये डिफ्यूज़ करते हुए आगे के जो वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम चैनल्स है उनको खोलते हुए जाएगा। तो इस तरह से खोलते हुए वो जाएगा और इधर से जो है ये सोडियम आयन जो है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज से बाहर भी निकलते जाएगा और इधर जो है ये चैनल को ओपन करते हुए फिर एटीपेज से ये बाहर निकलेगा, लेकिन आगे के चैनल को ये ओपन कर देगा, जिससे कि बहुत सारे सोडियम आयन और अंदर आएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इस तरह से ये जो है सिग्नल इस तरह से प्रोपागेट करेगा। ये छोटा सा हिस्सा हम कंसिडर कर रहे हैं और ये जो है ये गेट्स हैं, वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट हम देख रहे हैं, सिर्फ वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट। यहाँ से सोडियम बहुत सारा अंदर आएगा, सोडियम आयन, फिर यहाँ भी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को क्रॉस करेगा तो यहाँ से भी सोडियम अंदर आएगा और साथ ही साथ बाहर भी निकलते जाएगा। एटीपेज से सोडियम पोटेशियम एटीपेज से सोडियम जो है, सोडियम आयन बाहर भी निकलेगा, लेकिन डिफ्यूज़ करके ये आगे के चैनल्स को ओपन कर देगा, जिससे फिर सोडियम अंदर आएगा, फिर ये बाहर भी निकलेगा, लेकिन आगे के चैनल को ये ओपन करते जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इस तरह से मान ले यहाँ पर ये ओपन किया, एक सिग्नल क्रिएट हुआ यहाँ पर और यहाँ से ये सोडियम आयन इस तरह से प्रोपागेट कर रहा, चैनल को ओपन कर रहा और प्रोपागेट कर रहा, चैनल को ओपन कर रहा और प्रोपागेट कर रहा, इस तरह से आगे के चैनल्स को ओपन करते हुए जा रहा और ये सिग्नल इस तरह से आगे बढ़ते एक्शन टर्मिनल से होते हुए यहाँ साइनेप्टिक नॉब से ये बाहर निकल जाएगा।
और फिर आगे जो भी हो, आगे हो सकता है न्यूरॉन हो या फिर आगे हो सकता है कि कोई मसल हो या फिर कोई ग्लैंड हो, तो वहाँ तक सिग्नल जो है ये सिग्नल प्रोपगेट करेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट कि एक न्यूरॉन के अंदर सिग्नल किस तरह से सोडियम और पोटेशियम आयन के थ्रू ये प्रोपगेट करता है। आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज आपका ब्रेन अपने आप को समझेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन पे और इसके कितने अलग अलग पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के क्या अलग अलग फंक्शंस हैं। हम ब्रेन को ऊपर से देखेंगे और इसे अलग अलग पार्ट्स में तोड़ेंगे। हम ब्रेन को लैटरल व्यू से देखेंगे, मतलब साइड से देखेंगे, और इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के जो अलग अलग फंक्शंस हैं उनको हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम ब्रेन को बीच से काट कर इसका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है, जिसे कि सैजिटल सेक्शन भी कहा जाता है, इस सेक्शन में जो अलग अलग पार्ट्स निकल के आएगा उन पार्ट्स का क्या अलग अलग रोल है, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट्स से शुरू करते हैं, जैसे कि इस ब्रेन का लोकेशन क्या है। ब्रेन स्कल के अंदर होता है और साथ ही साथ ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होता है। जैसे देखिए ये ब्रेन जो है ये स्कल के अंदर सिचुएटेड होता है और इसके ठीक नीचे से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है। आपको पता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। अब ये ब्रेन चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इसे बहुत इजीली चोट पहुंचता है, इसीलिए इसमें प्रोटेक्शन के तौर पे बहुत सारे लेयर्स हैं। जैसे कि यहाँ हम अगर इस ब्रेन के इस हिस्से को देखें तो सबसे ऊपर प्रोटेक्टिव शील्ड के तौर पे हमारा स्कल होता है। स्कल के नीचे मेनिंजस नाम का एक लेयर होता है। इस लेयर में 3 परत होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं इसमें। सबसे ऊपर वाले लेयर को ड्यूरा मैटर कहा जाता है, बीच वाले लेयर को एरेक्नॉइड मैटर और अंदर वाले हिस्से को, जो कि ब्रेन के साथ सटा हुआ होता है, इसे पाय मैटर कहा जाता है। और ये एरेक्नॉइड मैटर और पाय मैटर के बीच में यहाँ पर होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये एक तरह का फ्लूइड होता है जो कि इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब अगर इसका मास देखें तो ये बॉडी मास का लगभग 2% होता है। अब चूंकि बॉडी मास ह्यूमन टू ह्यूमन वैरी करता है, इसीलिए जो ब्रेन है इसका मास भी अलग अलग इंसान में अलग अलग होता है। पर अगर एवरेज के तौर पे देखें तो फीमेल ब्रेन लगभग ऑन एन एवरेज 1.2 किलोग्राम का होता है और मेल ब्रेन ऑन एन एवरेज 1.4 किलोग्राम का होता है। इसका फंक्शन क्या है? जैसे कि हमें पता है कि ब्रेन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पर ब्रेन है और उसके नीचे से निकला हुआ ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका जो की फंक्शन है, मेन रोल है, वो मेन रोल ये है कि ये सेंसरी न्यूरॉन के मदद से अपने एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेता है। जैसे कि हमारे आंखों में लाइट सेंसिटिव न्यूरॉन्स होता है जो कि लाइट को सेंस करता है और ब्रेन तक भेजता है। हमारे स्किन में टच सेंसिटिव न्यूरॉन होता है, हीट सेंसिटिव न्यूरॉन होता है। तो ये सारे न्यूरॉन्स जो है अपने एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन के माध्यम से ये ब्रेन तक पहुंचाता है। मेनली हम कह सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। ब्रेन का काम क्या है? वो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वो डिसाइड करता है कि अब क्या किया जाए। उस हिसाब से वो एक्ट करता है, वो इंफॉर्मेशन वापस भेजता है मोटर न्यूरॉन के मदद से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में और फिर उसी हिसाब से हमारा बॉडी एक्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेन सबसे पहले तो अपने एनवायरनमेंट को सेंस करता है थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स, फिर उसे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वो मोटर न्यूरॉन की मदद से वो एक स्पेसिफिक तरह का काम करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब इस प्रोसेस को करने के लिए ब्रेन के पास बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। लगभग 80 से 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। 1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर होता है और एक एक न्यूरॉन अपने आसपास के लगभग हजारों न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो एक ह्यूज डेंस न्यूरल नेटवर्क बनाता है ब्रेन। तो ये तो था कुछ बेसिक फैक्ट्स ब्रेन के बारे में। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर ब्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आप क्वेश्चन पूछने से पहले #ब्रेन ज़रूर लगा दें ताकि मुझे आगे चल के सर्च करने में मदद मिले। और अगर किसी दूसरे का सवाल हो, आप उसका जवाब दे सकते हैं, तो ज़रूर से उसकी मदद कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हम ब्रेन को ऊपर से देख रहे हैं, ये ब्रेन का टॉप व्यू है, और यहाँ ब्रेन को हम साइड से देख रहे हैं, ये इसका लैटरल व्यू है। तो अगर हम टॉप व्यू में देखें तो इस ब्रेन में हमें क्लियरली 2 हिस्सा नजर आता है। तो इस तरफ का जो हिस्सा है
इसे लेफ्ट हेमिस्फीयर या लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है, और इस तरफ का जो हिस्सा है, दाहिनी तरफ का जो हिस्सा है, इसे राइट हेमिस्फीयर कहा जाता है। वैसे तो ब्रेन का कोई एक स्पेसिफिक पार्ट, कोई एक स्पेसिफिक काम करता नहीं है, पूरा ब्रेन कलेक्टिवली काम करता है। फिर भी किसी किसी काम को कोई एक सेक्शन, ब्रेन का कोई एक सेक्शन ज़्यादा परफॉर्म करता है, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर में काम का थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा। लेफ्ट हेमिस्फीयर कुछ काम में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। राइट हेमिस्फीयर कुछ अलग तरह के काम में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। जैसे कि लेफ्ट हेमिस्फीयर डेटा और फैक्ट को एनालाइज करता है, और फिर उसे एनालाइज करने के बाद रीजन निकालता है, लॉजिक ढूंढता है। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर ट्रेनिंग में मदद करता है, क्योंकि ट्रेनिंग हम किस तरह से करते हैं, ट्रेनिंग एक सर्टन पाथवे रहता है, उस पाथवे को फॉलो करते हैं तो हम कहते हैं हम ट्रेंड हो रहे हैं, हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इस तरह का जो काम है, डेटा को एनालाइज करना, लॉजिक ढूंढना, स्पेसिफिक पाथ में आगे बढ़ना, ये सारा काम जो है लेफ्ट हेमिस्फीयर का है। या फिर हम कह सकते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर इस तरह के काम में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। और राइट हेमिस्फीयर जब काम क्रिएटिव हो, इमेजिनेटिव हो, तो फिर राइट हेमिस्फीयर उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, और ये फीलिंग के साथ भी एसोसिएटेड होता है। अब देखिए, ऊपर ऊपर अगर देखा जाए तो हमें लग सकता है कि ब्रेन का जो दो हिस्सा है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर, बिल्कुल अलग है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप ब्रेन का ऊपर वाला थोड़ा सा हिस्सा काट कर देखें तो आपको यहाँ पर एक कनेक्टिविटी नज़र आएगी। ये जो कनेक्टिविटी है, जो ब्रेन का जो पार्ट इसे कनेक्ट करता है लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को, इसे कॉर्पस कलोजम कहा जाता है। अब अगर ब्रेन को यहाँ से ठीक बीचों बीच से काटा जाए और क्रॉस सेक्शन को कंसीडर किया जाए, इसे सैजिटल सेक्शन भी कहा जाता है। तो इस सैजिटल सेक्शन में इस जगह पे आपको कॉर्पस कलोजम दिखेगा। अब अगर हम ब्रेन के इस लैटरल व्यू को कंसीडर करें तो यहाँ हम ब्रेन को 4 हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक एक हेमिस्फीयर को, ब्रेन के लेफ्ट और राइट, एक एक हेमिस्फीयर को हम 4-4 लोब्स में स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लोब है, इसे फ्रंटल लोब कहा जाता है। ये मेनली इंटेलिजेंस के साथ एसोसिएटेड होता है। चलिए देख लेते हैं इसका फंक्शन क्या क्या है। फ्रंटल लोब स्केलेटल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करता है। हम जो वॉलंटरी एक्शन करते हैं, वॉलंटरीली जो काम करते हैं, वो हम कैसे करते हैं, अपने स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा के और रिलैक्स करवा के हम स्केलेटल मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये जो काम है, ये फ्रंटल लोब का है, मेनली फ्रंटल लोब का है। मैं फिर से बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रेन का कोई एक हिस्सा कोई एक स्पेसिफिक काम करता हो, ऐसा नहीं है। एक एक हिस्सा किसी किसी काम में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि फ्रंटल लोब जो है स्केलेटल मूवमेंट में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। ये स्पीच को कंट्रोल करता है, और जैसे कि हम बात कर रहते हैं, ये इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये रीजनिंग में पार्टिसिपेट करता है। हम जो एक इवेंट के पीछे रीजन ढूंढते हैं, उसी को रीजनिंग कहा जाता है। और न्यूमरेसी मतलब नंबर के साथ एसोसिएटेड जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स है, उसे समझने की एबिलिटी, उसे न्यूमरेसी कहा जाता है। तो फ्रंटल लोब नंबर के कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करता है। यहाँ पर ये जो लोब है, टेम्परल लोब इसे कहा जाता है, ये सुनने के साथ एसोसिएटेड है। तो इसका काम अगर आप देखें तो ऑडिटरी परसेप्शन, कोई आवाज़ सुनकर उसका जो मतलब निकालना होता है, यह है ऑडिटरी परसेप्शन, इसमें यह मदद करता है। और ऑब्जेक्ट रिकग्निशन में यह मदद करता है। अब ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को पेरिएटल लोब कहा जाता है। ये टच के सेंसेशन के साथ एसोसिएटेड है। चलिए इसका और भी काम है, वो भी देख लेते हैं। सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जो अलग अलग सेंसरी न्यूरॉन से आता हुआ सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, उन सारे सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ये इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है, जोड़ के मतलब निकालता है। और ऑब्वियसली जैसे कि हम बात कर रहे थे, टच का सेंस को ये क्रिएट करता है। ये है ऑक्सीपिटल लोब, ये पीछे वाला हिस्सा है, ये है ऑक्सीपिटल लोब, और ये विजन के साथ एसोसिएटेड है। तो इसका काम देखिए कैसा है। मोशन परसेप्शन, कोई बॉडी अगर मूव कर रहा हो तो वो कितना तेज है, कितना स्लो है, ये परसेप्शन ये क्रिएट करता है ऑक्सीपिटल लोब। विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग मतलब हम देख कर अपने आसपास के स्पेस का जो अंदाज़ा लगाते हैं, इस तरह के प्रोसेसिंग को विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो चूंकि ये विजन के साथ एसोसिएटेड है, तो विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग ऑक्सीपिटल लोब मेनली करता है। और ये कलर डिफ्रेंशिएशन में मदद करता है, मतलब दो अलग अलग कलर्स को डिफ्रेंशिएट करने में ये मदद करता है। तो इस तरह से हम एक एक हेमिस्फीयर को 4-4 लोब्स में स्प्लिट कर सकते हैं, और इन लोब्स का ये स्पेसिफिक काम जिस पे अभी हम लोगों ने बात किया। अब इसका जो सैजिटल सेक्शन है, इस सैजिटल सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हम ब्रेन को 3 हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हैं। सबसे बड़ा ये जो येलो कलर से रिप्रेजेंटेड ये हिस्सा है, इसे फोर ब्रेन कहा जाता है। ये बीच वाला जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड है, इसे मिड ब्रेन कहा जाता है। और ये ग्रीन कलर से जो रिप्रेजेंटेड है, इसे हाइंड ब्रेन कहा जाता है।
अब इनका फंक्शन से देख लेते हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन को हम यहाँ पर देखें दो हिस्सों में हमने स्प्लिट किया है। ये जो बाहर वाला हिस्सा है, बड़ा सा हिस्सा है, इसे सेरेब्रम कहा जाता है। इससे पहले जो हम लोगों ने हेमिस्फीयर को लोब्स में स्प्लिट किया था, वो हमने सेरेब्रम को ही 4 अलग अलग लोब्स में स्प्लिट किया था। तो उनका जो फंक्शन है वही सेरेब्रम का भी फंक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं वॉलंटरी एक्शन में सेरेब्रम पार्टिसिपेट करता है, स्केलेटल मूवमेंट में। ये परसेप्शन क्रिएट करता है, विजुअल परसेप्शन, ऑडिटरी परसेप्शन, टच का सेंसेशन, इस तरह का जो परसेप्शन है इसे सेरेब्रम क्रिएट करता है। और सेरेब्रम ही हमारे इंटेलेक्ट के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारी बुद्धिमत्ता है उसके पीछे सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो ऑरेंज कलर से आपको ये सेक्शन दिख रहा है, ये भी फोर ब्रेन का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हिस्से हैं। ये एक स्पेसिफिक हिस्सा नहीं है, इसे हम और भी बहुत सारे पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। जैसे कि आपको पता है ये वाला जो हिस्सा है ये कॉर्पस कैलोजम है, ऊपर वाला हिस्सा, और यहाँ पर अंदर थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, सब थैलेमस है, कुछ ग्लैंड्स हैं जैसे कि पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। इस तरह से बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन हम 2 मेन पार्ट्स पे बात करेंगे। यहाँ पर है थैलेमस और उसके ठीक नीचे उसी के साथ है हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले देखते हैं थैलेमस का काम। ये स्लीप मतलब नींद इसे कंट्रोल करता है, ये अलर्टनेस को कंट्रोल करता है, और ये इंफॉर्मेशन रिले करता है। जो सेरेब्रम का बाहर वाला हिस्सा है जिसे कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है, उस सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ ब्रेन के अंदर वाले हिस्से के बीच एक कनेक्टिविटी क्रिएट करता है थैलेमस, और उन दोनों के बीच इंफॉर्मेशन का रिले करता है, इंफॉर्मेशन कनेक्टिविटी ये क्रिएट करता है। हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, भूख और प्यास को कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम आप कह सकते हैं हार्मोनिक सिस्टम, हार्मोन रिलीज करने वाले जो ग्लैंड्स है, सारे ग्लैंड्स मिलकर जो सिस्टम बना रहा है उसे एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। तो ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच एक कनेक्टिविटी क्रिएट करता है। कैसे करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि यहाँ पर सिचुएटेड है, इस जगह पे सिचुएटेड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के मदद से ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच कनेक्टिविटी क्रिएट करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से किसी खास सिचुएशन में किसी खास तरह का हार्मोन को सिक्रेट करवाता है, और वही हार्मोन अपने स्पेसिफिक टारगेट में पहुँचता है, एक दूसरे हार्मोनल ग्लैंड तक पहुँचता है, और वहाँ से उस स्पेसिफिक हार्मोन को, उस ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड हार्मोन को वहाँ से रिलीज करवाता है। तो इस तरह से नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच एक कनेक्टिविटी बनता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन जो है ये हमारे मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये डोपामिन नाम का एक हार्मोन को रिलीज करता है, यही हार्मोन हमारे मोटिवेशन के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। और जब हम मोटिवेटेड होते हैं तो एक खास तरह का काम करते हैं, और उस काम को करते करते हम उसके साथ हैबिचुएटेड हो जाते हैं उस काम के साथ। जैसे कि जब आप मेरे जैसे वीडियो क्रिएटर के वीडियोज़ को लाइक करते हैं और कमेंट बॉक्स में एनकरेजिंग कमेंट लिखते हैं, तो इससे क्रिएटर के दिमाग का जो मिड ब्रेन है वो डोपामिन हार्मोन को रिलीज करवाता है। इससे क्रिएटर मोटिवेटेड रहता है और आगे और भी बेहतरीन वीडियो बनाने की वो कोशिश करता है, और इसी कोशिश में धीरे धीरे वो हैबिचुएटेड हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो इस तरह का काम वो कर पाता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन को 3 हिस्सों में स्प्लिट किया जा सकता है। यहाँ पर आपको जो हिस्सा दिख रहा है ये हिस्सा है सेरिबेलम। एक बार आप इस तरह से भी देख लें, यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये है सेरिबेलम, और फिर यहाँ है पॉन्स, और यहाँ पर है मेडुला। सबसे पहले जो पॉन्स है उसका काम देख लेते हैं। पॉन्स और मेडुला जो है इनवॉलेंटरी एक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसके माध्यम से जो अपने आप बॉडी में काम चलते रहता है, उसको करने में ये पॉन्स और मेडुला मदद करता है। पॉन्स किस तरह का काम करता है देखें, ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, सांस लेना छोड़ना इसे कंट्रोल करता है। निगलने को कंट्रोल करता है, निगलने का जो प्रोसेस है उसे पॉन्स कंट्रोल करता है। और यूरिनरी ब्लैडर जो है उसे कंट्रोल करता है, उसके कॉन्ट्रैक्शन को, उसके रिलीज को ये कंट्रोल करता है पॉन्स। और फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है पॉन्स। अब देखते हैं मेडुला। मेडुला वॉमिटिंग को, कफिंग मतलब खांसना, स्नीजिंग मतलब छींकना, इस तरह के काम को कंट्रोल करता है। अब आते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम इमोशन जैसे कि गुस्सा हो गया, डर हो गया, इस तरह के इमोशन को, खुशी हो गई, इस तरह के इमोशन को सेरिबेलम कंट्रोल करता है, उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है सेरिबेलम। अटेंशन को कंट्रोल करता है, अटेंशन को रेगुलेट करता है ये सेरिबेलम। और मोशन के लिए, हम जब मोशन में रहते हैं, जैसे मान लीजिए हम अगर चल रहे हैं, हम अगर दौड़ रहे हैं, तो जब हम मोशन में रहते हैं तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है सेरिबेलम। क्योंकि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम मोशन में नहीं रह सकते, हम चल नहीं सकते। चलने के लिए बॉडी के जो पैर हैं, पैर को एक कोऑर्डिनेशन में रहना पड़ता है, तब जाके हम चल पाते हैं। हाथ को एक सर्टन कोऑर्डिनेशन में रहना पड़ता है, तब जाके हम चल सकते हैं, तब जाके हम दौड़ सकते हैं। तो इस तरह का जो बॉडीली कोऑर्डिनेशन है, बॉडी के अलग अलग पार्ट के बीच जो कोऑर्डिनेशन है, जो कि मोशन के लिए ज़रूरी होता है, तो इस तरह का काम जो है ये सेरिबेलम करता है।
कभी कभी अनजाने में अगर हम कोई बहुत गर्म ऑब्जेक्ट या फिर कोई नुकीला ऑब्जेक्ट जैसे कि कांटेदार ऑब्जेक्ट अगर हम पकड़ लेते हैं या छू लेते हैं तो हमारा हाथ अपने आप वहां से छिटक कर दूर हो जाता है। इसके लिए हमें सोचने समझने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह के एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। तो ये एक तरह का इनवॉल्यूंटरी एक्शन है। वॉल्यूंटरी एक्शन मतलब जिसमें हम सोच समझ कर काम करते हैं। जैसे कि जब आप कुछ लिखते हैं तो आपका जो मसल्स का मूवमेंट होता है, उंगलियों के मसल्स का मूवमेंट, ये आप सोच समझ कर वॉलंटरीली करते हैं। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन वॉलंटरी एक्शन नहीं है, ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है और ये लगभग इंस्टेंटेनियस होता है। मतलब लगभग तुरंत उसी समय होता है। आपने गर्म ऑब्जेक्ट को छुआ और तुरंत हाथ वहां से हट जाता है। तो यहां पर हमें सोचने समझने की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप होता है। तो इस फिगर से हम रिफ्लेक्स एक्शन को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा जो नर्वस सिस्टम है उस नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से एक बार देख लेते हैं। और यहां पर पहले तो एक केस कंसीडर करते हैं कि मान ले एक हल्का गर्म, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, एक बहुत ही कम गर्म ऑब्जेक्ट हमारे हाथों में यहां पर टच हुआ और कुछ देर बाद हमें ये समझ में आया कि हल्का फुल्का गर्म कोई ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा गर्म ऑब्जेक्ट है। अब हमें यहां से हाथ हटा लेना चाहिए। हमने ऐसा फील किया, हमने ऐसा सोचा, हमारा दिमाग ने ऐसा फील किया और हम फिर वहां से हाथ हटा लेते हैं। ये पहला सिचुएशन है, ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। अब यहां पर क्या होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू सिग्नल कैसे पास होता है, सबसे पहले तो उसे देख लेते हैं। थोड़ा सा गर्म ऑब्जेक्ट, तो यहां पर हमने जैसे ही उसे छुआ तो वो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से ये न्यूरॉन के थ्रू, यहाँ न्यूरॉन के थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इस तरह से प्रोपेगेट करता है और प्रोपेगेट करते हुए ये स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड से वहीं पर कनेक्टेड होता है एक दूसरा न्यूरॉन जो कि उसी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाता है। तो यहां पर जो सर्किट बनता है स्पाइनल कॉर्ड में, सेंसरी न्यूरॉन आता है और दूसरा एक न्यूरॉन वहां से स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक ले जाता है और ब्रेन में हम उस डेटा को प्रोसेस करते हैं। हमें लगता है चलिए ज़्यादा गर्म नहीं है, कुछ देर और छुए रख सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम डिसाइड करते हैं चलो हाथ हटा लिया जाए। तो जब हम डिसाइड करते हैं चलो हाथ हटा लिया जाए तो उस समय हमारा ब्रेन जो है वो सिग्नल भेजता है मसल्स को। किस तरह से? सबसे पहले तो अपर मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आता है और ये स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड से एक दूसरा न्यूरॉन जिसे कि लोअर मोटर न्यूरॉन कहा जाता है, वो रेस्पेक्टिव मसल्स तक सिग्नल को ले जाता है। हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और हम हाथ को हटा लेते हैं। तो ये हो गया एक जनरल सिनेरियो जहां पर हमारा दिमाग इन्वॉल्व है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हमारा दिमाग इन्वॉल्व है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो उस समय अगर दिमाग सोच समझ कर हमारे हाथ को हटाएगा तो उतनी देर में हो सकता है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए। तो इसके लिए हमारा बॉडी इस तरह से कंस्ट्रक्टेड है कि जब बहुत ज़्यादा गर्म कोई ऑब्जेक्ट हम छू लेंगे अनजाने में तो फिर वो इंफॉर्मेशन इस तरह से प्रोपेगेट करेगा और फिर जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेगा तो यहां से एक दूसरा ही सर्किट ये फॉलो कर लेगा। जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड सेंस करेगा कि बहुत ज्यादा गर्म है वो, तो फिर तुरंत यहां से वो डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन को वो इंफॉर्मेशन भेज देगा और मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यहां पर बाइसेप्स मसल आपको दिख रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और हाथ वहां से हट जाएगा। तो अब आते हैं इस फिगर में। इस फिगर में यहां पर आपको स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है। यहां से मान ले हमने एक छोटा सा सेक्शन, यहां पर स्पाइनल कॉर्ड है, इस तरह से एक छोटा सा सेक्शन को हमने इस तरह से काट लिया, इस तरह से काट लिया और ऊपर से हम इसे देख रहे हैं। तो ऊपर से देखने से हमें वो सेक्शन कुछ इस तरह का दिखेगा। अब यहां पर देखिए, यहाँ जैसे ही हम अनजाने में एक बहुत गर्म ऑब्जेक्ट को छू रहे हैं तो उस समय क्या होता है, उस समय इंफॉर्मेशन इस तरह से सेंसरी न्यूरॉन के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन प्रोपेगेट करता है, प्रोपेगेट करके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है। यहाँ से एक दूसरा ही न्यूरॉन कनेक्टेड होता है जो कि इसे ब्रेन तक ले जाता है, इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ये ले जाता है। लेकिन जब ये बहुत गर्म होता है तो ये तुरंत इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर एक रिले न्यूरॉन होता है जो कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है। हर केस में रिले न्यूरॉन नहीं होता है, कुछ कुछ केसेस में रिले न्यूरॉन भी यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। तो उस रिले न्यूरॉन के मदद से या उसके माध्यम से इंफॉर्मेशन या सिग्नल प्रोपेगेट करता है। यहाँ पर मैं लिख दूँ, ये रिले न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन या कनेक्टिव न्यूरॉन भी इसे कहा जाता है। ये रिले न्यूरॉन है यहाँ पर, और ये यहाँ से मोटर न्यूरॉन में सिग्नल भेजता है और मोटर न्यूरॉन से सिग्नल यहाँ पर देखिए बाइसेप्स तक पहुँच रहा है। तो मोटर न्यूरॉन को हम एफरेंट या एफरेंट न्यूरॉन भी कह सकते हैं, मोटर न्यूरॉन को। सो ये एफरेंट न्यूरॉन है और जहाँ से सिग्नल आ रहा था सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन कहा जाता है, एफरेंट न्यूरॉन। सो रिले न्यूरॉन सिग्नल को भेजता है एफरेंट न्यूरॉन में और दैट मीन मोटर न्यूरॉन में, और मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आता है रेस्पेक्टिव मसल में और वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और हमारा हाथ यहाँ से हट जाता है।
तो यहां पर देखिए ये इस तरह से सिग्नल आया और सिग्नल आके ये रिले न्यूरॉन होते हुए, मोटर न्यूरॉन होते हुए ये रेस्पेक्टिव मसल तक पहुंचा। ये जो आर्क है, इस आर्क को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। लेकिन अगर ये कम गर्म होता तो क्या होता, इस तरह से सिग्नल आता सेंसरी न्यूरॉन से, स्पाइनल कॉर्ड से, फिर एक दूसरे न्यूरॉन से, एक दूसरे सेंसरी न्यूरॉन से ये ब्रेन तक पहुंचता। फिर ब्रेन वो डिसाइड करता कि हाथ हटाया जाए या ना हटाया जाए, अगर ये ऑब्जेक्ट कम गर्म होता, डैमेजिंग गर्म ना होता तो। लेकिन ऐसे केस में जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो ऐसे केस में फिर रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ये जैसे कि हमने बात किया, ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है और ये इंस्टेंटेनियस होता है, तुरंत होता है। देखिए टाइम कब लगता है, जब हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। ब्रेन को प्रोसेस करने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो चूंकि यहाँ पर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेट कर रहा है और रिफ्लेक्स आर्क ये कंप्लीट हो रहा है। ये बहुत छोटा सा एक सर्किट है, इसीलिए ये लगभग तुरंत होता है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे, यहाँ से जो न्यूरॉन ले जाएगा सिग्नल को ब्रेन तक, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गर्म हो तब भी न्यूरॉन जो है, ये ऊपर वाला सेंसरी न्यूरॉन जो है इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाएगा। लेकिन ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचने से पहले ही रिफ्लेक्स एक्शन के केस में हमारा हाथ हट जाता है, क्योंकि ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुँच के प्रोसेस होने से पहले ही ये रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू सिग्नल प्रोपगेशन होता है और हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे कि हम अपना हाथ जो है यहाँ से हटा लेते हैं। सो दिस रिफ्लेक्स एक्शन जो है, इट हैपन्स बिफोर द इम्पल्स रीचेस द ब्रेन। तो ये था रिफ्लेक्स एक्शन का कॉन्सेप्ट। अगर कोई कुत्ता भौंकते हुए हमारे तरफ दौड़ते हुए आए तो हम उसे देखकर डर जाते हैं, हमारा हार्ट बीट तेज हो जाता है, हम तेजी से सांस लेते हैं और हमारा हाथ पैर कांपने लगता है। ऐसा होता है एड्रेनलिन नाम के एक हार्मोन के कारण। तो आज हम लोग हार्मोन के बारे में बात करेंगे और सारे हार्मोन सिक्रेट करने वाले ग्लैंड्स मिलकर जो सिस्टम बनाता है उसे एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। तो पूरे सिस्टम में इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड्स हैं, मतलब हार्मोन सिक्रेट करने वाले इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वो किस तरह का हार्मोन सिक्रेट करता है और उन हार्मोन्स का काम क्या है। तो यहां पर आपको एक मेल बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम दिख रहा है और यहां पर फीमेल बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम दिख रहा है। इस एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड है वो ग्लैंड इस जगह पे सिचुएटेड है और उस ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर सकता है। अब देखिए, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 लोब्स होते हैं। तो एक तरह के लोब से कुछ इस तरह का हार्मोन सिक्रेट होता है, जबकि दूसरे तरह के लोब से कुछ दूसरे तरह का हार्मोन सिक्रेट होता है। तो पहले इस लोब में आते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के एक हिस्से से सिक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन और इस तरह के और भी बहुत सारे हार्मोन्स। तो स्टैंडर्ड 10th लेवल पे ये 3 हार्मोन्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ हार्मोन को। ग्रोथ हार्मोन नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि हमारे बॉडी में जो ग्रोथ है, हम कितना लंबा होंगे या नाटा रहेंगे, ये डिसाइड करता है ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल से ज्यादा सिक्रेट हो तो ऑब्वियसली हमारी हाइट जो है ये काफी ज्यादा होती है, हम काफी लंबा हो जाते हैं और इसे कहा जाता है जाइगैंटिज्म। यहां पर इस फिगर में आपको इसका उदाहरण दिखेगा। यहां पर आप देखिए इस इमेज में, यहां नॉर्मल इंसान आपको दिख रहा है इस जगह पे, और यहां पर ये जो इंसान है इसे जाइगैंटिज्म हुआ है, मतलब इसके पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रेट किया है, इसीलिए ये काफी लंबा हो गया है। और अगर यही किसी में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो तो उस समय उसका हाइट जो है बहुत कम रह जाता है और इसे ड्वार्फिज्म कहा जाता है। इसी इमेज में देखें, यहाँ पर कोई छोटा बच्चा नहीं है ये, बल्कि ये एक ऐसा इंसान है, फुल्ली ग्रोन इंसान है, एक ऐसा इंसान है जिसमें ग्रोथ हार्मोन ठीक से सिक्रेट नहीं किया है और ये ड्वार्फिज्म का शिकार है। तो ये इंसान, इसे हुआ है जाइगैंटिज्म और इसे हुआ है ड्वार्फिज्म। चलिए वापस आते हैं। ये तो ग्रोथ हार्मोन था। अब देखिए अगला हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये TSH, इन शॉर्ट हम इसे TSH कह सकते हैं, तो ये TSH निकलता है, ब्लड में ये घुल जाता है और फिर इसका टारगेट ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे गले में ट्रैकिया के आसपास होता है। तो यहां पर ये हार्मोन पहुंचता है और यहां पर पहुंच के ये इस ग्लैंड के रेस्पेक्टिव हार्मोन्स को सिक्रेट करवाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और स्टिमुलेट करके थायराइड ग्लैंड का जो रेस्पेक्टिव हार्मोन्स है, जैसे कि थायरॉक्सिन, इसे सिक्रेट करवाता है। चलिए एक बार थायराइड ग्लैंड को थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए ये गले की नली है, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के साथ सटा हुआ ये जो ग्लैंड आपको दिख रहा है, यही ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड मेनली 2 हार्मोन सिक्रेट करता है। एक तो है ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसे कि T3 भी कहा जाता है, और थायरॉक्सिन, जिसे कि T4 भी कहा जाता है। तो इन हार्मोन्स का रोल देखिए, काफी इंपॉर्टेंट रोल है इन हार्मोन्स का। रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है,
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ के उसे यूटिलाइज करना, उसके साथ केमिकल रिएक्शन करवाना, ये मेटाबॉलिज्म होता है। तो इसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। साथ ही साथ पानी और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है हमारे बॉडी में, उसे भी ये मेंटेन करता है और ब्लड में कैल्शियम का लेवल को ये मेंटेन करता है। अब अगर इन दोनों के आप केमिकल स्ट्रक्चर को देखें तो इन केमिकल स्ट्रक्चर्स में आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगा, वो है आयोडीन। आपको यहाँ पर आयोडीन नाम का एलिमेंट दिख रहा होगा, यहाँ पर भी है, थायरॉक्सिन में भी मिलेगा और ट्राई आयोडोथायरोनिन में भी आपको दिखेगा। अब ये जो आयोडीन है, ये आयोडीन जो हम खाना खाते हैं, जो हमारा नॉर्मल डाइट होता है, उस नॉर्मल डाइट में सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलता है। इसीलिए इस आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए कहा जाता है कि आयोडाइज्ड नमक खाइए आप, इससे आयोडीन की कमी पूरी होती है। अब देखिए, आयोडीन की अगर कमी हो जाए हमारे बॉडी में तो फिर ये दो हार्मोन्स जो है, जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, इन दोनों का प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होता, मतलब ये दोनों हार्मोन बन नहीं पाता है। तो ऐसे केस में डेफिशिएंसी, आयोडीन का जब डेफिशिएंसी होता है तो ऐसे केस में एक तरह का रोग होता है जिसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। मतलब थायराइड ग्लैंड से निकला हुआ जो हार्मोन्स है उसकी कमी, हाइपो का मतलब होता है कम, तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। इसे कॉमनली गॉइटर भी कहा जाता है। तो यहां पर इस इमेज में देखें, ये जो गला है, ये गला फूल चुका है, इसे गॉइटर हुआ है। तो गॉइटर होने से थायराइड ग्लैंड जो है ये स्वेल कर जाता है, बड़ा हो जाता है। अब ये हाइपोथायरॉयडिज्म जिससे गॉइटर होता है, ये तो सिंपल इंसान के केस में इस तरह से ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, लेकिन ये बहुत डेडली होता है अगर कोई औरत प्रेग्नेंट हो तब। प्रेग्नेंट औरत के केस में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो जो उसके पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसका ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाता है, वो ठीक से मैच्योर नहीं कर पाता है, उसमें मेंटल रिटार्डेशन दिखता है उस होने वाले बच्चे में, उसका इंटेलिजेंस बहुत कम हो जाता है, आईक्यू कम हो जाता है और हो सकता है कि वो बहरा पैदा हो। तो ये प्रेग्नेंट औरतों के केस में ये हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत रिस्की और बहुत डेडली होता है। अब वापस आते हैं। अब नेक्स्ट जो हार्मोन है ये है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये क्या करता है, यहां से निकला, पिट्यूटरी से निकला, ब्लड में घुल गया। अब इसका जो टारगेट ग्लैंड होता है, ये टारगेट ग्लैंड इसका होता है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि हमारे किडनी के ठीक ऊपर होता है। यहां पर एक एड्रिनल ग्लैंड, ये देखिए ये किडनी है, किडनी के ठीक ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड और ये दूसरे किडनी के ठीक ऊपर यहां पर एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या करता है, ये जो हार्मोन है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये यहां पर आता है, यहां इसका टारगेट ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड। वहां पर जाके वो एक हार्मोन को सिक्रेट करवाता है, वो हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को यहां से सिक्रेट करवाता है। चलिए यहां से हम इसे डिटेल्स में देखते हैं। तो यहां पर देखिए आपको एड्रिनल ग्लैंड दिख रहा है, ये एक और ये दूसरा एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करता है। मेनली दो कैटेगरी का हार्मोन सिक्रेट होता है, एक तो कॉर्टिकॉइड्स, स्टेरॉयड हार्मोन भी इसे कहा जाता है, और दूसरा एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। इसी एड्रेनलिन के बारे में हम लोग वीडियो के शुरुआत में बात कर रहे थे। पहले तो कॉर्टिकॉइड्स पे बात करते हैं, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पे हमने बात किया था कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड से एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन निकलता है तो वो टारगेट ग्लैंड एड्रेनल ग्लैंड में पहुंचता है और यहाँ से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को सिक्रेट करवाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये स्टेरॉयड हार्मोन है एक तरह का, और ये कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने के लिए हेल्पफुल होता है। इसका एक एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल, आप ये नाम सुने होंगे कॉर्टिसोल नाम। सो ये कॉर्टिसोल इस कैटेगरी का हार्मोन है जो कि कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करता है। एक और तरह का कॉर्टिकॉइड भी होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये क्या करता है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस को ठीक ठीक मेंटेन करता है। तो ये तो रहा कॉर्टिकॉइड्स। अब दूसरी तरह का जो हार्मोनल ग्रुप है, वो एड्रेनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोनल ग्रुप, वो है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है और नॉर एड्रेनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। तो इन दो हार्मोन्स को फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। जब हम लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, उस समय ये हार्मोन सिक्रेट होता है। इसका होल एंड सोल पर्पस यही है कि ये जब सिक्रेट होता है तो इंसान या तो भाग जाएगा वहाँ से या फिर वो लड़ लेगा। मतलब एक्सट्रीम केसेस में जब जीने मरने का सिचुएशन आ जाए, बहुत डरावना सिचुएशन आ जाए, तो उस समय ये हार्मोन सिक्रेट होता है और इससे ऐसा बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंज होता है जिससे या तो हम लोग उस सिचुएशन से भागने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे या फिर उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। भागने और लड़ने के लिए क्या चाहिए, हमें काफ़ी एनर्जी चाहिए होता है। हमारे जो स्केलेटल मसल्स है, पैर के मसल खासकर, तो हाथ पैर के मसल में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वहाँ चाहिए होगा। दैट मीन ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा। अगर हमें लड़ना हो या भागना हो, काफ़ी एनर्जी हमें प्रोड्यूस करना हो, उस सेंस में और क्या चाहिए, ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा। तो बॉडी में ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंज होता है कि हम या तो उस सिचुएशन से लड़ लेंगे या फिर वहाँ से भाग जाएंगे। इसके लिए क्या होता है, हार्ट बीट तेज हो जाता है, अलर्टनेस बढ़ जाता है। तो इन हार्मोन्स का काम है ये एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। प्यूपिलरी डायलेशन होता है, मतलब हमारा प्यूपिल बड़ा हो जाता है ताकि हम अपने सराउंडिंग्स को और बेहतर
बेहतर परसीव कर सके, मतलब विजनल परसेप्शन जो है, देख के जो हम अपने आसपास को समझते हैं, वो विजनल परसेप्शन बढ़ जाए, इसके लिए प्यूपिलरी डायलेशन होता है, पाइलो इरेक्शन होता है, मतलब हमारे शरीर का जो बाल है वो खड़ा हो जाता है। ऐसे होने के पीछे बहुत प्रिमिटिव रीजन है। जब हमारे शरीर में बहुत घने बाल हुआ करते थे तो उस समय अगर बाल खड़ा हो जाता है तो हम थोड़ा बड़ा दिखने लगते हैं। कोई भी क्रिएचर, उसका बाल खड़ा हो जाएगा तो वो बड़ा दिखने लगेगा, और अगर कोई जीव, कोई क्रिएचर बड़ा दिखेगा तो चांस कम है, जो अटैक कर रहा है उसमें चांस कम है कि वो अटैक करे, क्योंकि छोटे जीवों पे अटैक ज़्यादा होता है। अगर वो जीव बड़ा हो तो उसमें अटैक थोड़ा कम होता है, अटैक करने वाला भी थोड़ा उसके बॉडी साइज देखकर डर जाता है। उसके कारण ये हमारा इवोल्यूशन इस चीज़ को सपोर्ट करता है, तो हमारा बाल इसीलिए खड़ा हो जाता है। और स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग होने के पीछे कारण है क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन स्केलेटल मसल में ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा होगा, हम बहुत और साथ ही साथ ये हमारा जो एयर ट्रैक्ट जो है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, उस ट्रैक्ट को थोड़ा सा नैरो कर देता है, पतला कर देता है। उससे क्या करते हैं, हम तेज़ी से सांस लेते हैं। तेज़ी से सांस लेने के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, ये भी साथ ही साथ होता है। तो ऐसे केसेस में अगर मान ले आप लड़ रहे हैं या भाग रहे हैं, ऐसे केसेस में बॉडी गर्म हो जाएगा, तो उसी को ठंडा करने के लिए साथ ही साथ स्वेटिंग भी होता है। तो ये सारा काम एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का है। अब वापस आते हैं, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट और ऑर्गन है, या ग्लैंड कह सकते हैं, हार्मोन रिलीज करने वाला ग्लैंड। यहाँ पर यह है पेंक्रियास ग्लैंड। पेंक्रियास ग्लैंड दो तरह का हार्मोन को सीक्रेट करता है, एक तो ग्लूकागन और दूसरा इंसुलिन। इन दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अपोजिट है। जैसा सिचुएशन है वैसे सिचुएशन में वैसा हार्मोन सीक्रेट होता है। ग्लूकागन क्या करता है, देखिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को ग्लूकागन बढ़ाता है, जबकि इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है। अगर कोई ब्लड शुगर का पेशेंट हो तो उसमें क्या होता है कि इंसुलिन का फॉर्मेशन ठीक से नहीं होता है, तो बाहर से इंसुलिन उसे इंजेक्ट किया जाता है। तो आप ये इंसुलिन के बारे में सुने होंगे। ग्लूकागन क्या करता है, लिवर सेल में जाकर ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाता है, मतलब ग्लाइकोजन बाहर निकाल कर और फिर उसे तोड़ देता है। तोड़ देने का मतलब वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है वापस, क्योंकि बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक साथ ग्लोब्यूल बनाता है, उसी को ग्लाइकोजन कहा जाता है, जो कि लिवर के अंदर स्टोर्ड होता है। तो लिवर से ग्लाइकोजन को बाहर निकाल के उसे स्प्लिट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर ब्लड में ये फ्लो करवा देता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन क्या करता है, सेल्यूलर ग्लूकोज का इंटेक को बढ़ा देता है, मतलब सेल में ग्लूकोज ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाता है, उसका यूटिलाइजेशन होता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है ये घट जाता है। तो पेंक्रियास ग्लैंड से निकला हुआ दो इंपॉर्टेंट हार्मोन, ग्लूकागन और इंसुलिन। अब यहाँ पर वापस आते हैं, तो ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड था। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के एक हिस्से से ये सारे हार्मोन्स निकलता है, तो दूसरे हिस्से से एक और कैटेगरी का हार्मोन निकलता है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। चलिए देख लेते हैं इनका काम क्या है। ऑक्सीटोसिन हमारे स्मूथ मसल्स पे काम करता है और उसके कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। और औरतों में जब बच्चा पैदा होने वाला रहता है तो उस समय यूटेरस, मतलब बच्चादानी जो है, उसे कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, बड़े तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि बच्चा बाहर निकल सके। तो ये मेन काम है ऑक्सीटोसिन का। अब वैसोप्रेसिन देख ले, वैसोप्रेसिन क्या करता है, मेनली एक्ट करता है किडनी में जाकर, और ये रिजॉर्प्शन मतलब रीअब्जॉर्प्शन, पानी का रीअब्जॉर्प्शन को और इलेक्ट्रोलाइट के रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। ऐसा होने से क्या होता है कि हमारा जो पानी का लॉस होता है बॉडी से, किडनी से जो पानी बाहर निकलने वाला होता है, उसे अगर रीअब्जॉर्ब कर ले बॉडी में तो ऑब्वियसली ज़्यादा पानी नहीं निकलेगा, मतलब लॉस ऑफ वाटर जो है बॉडी से ये रिड्यूस कर जाएगा। तो वैसोप्रेसिन का मेन काम है पानी का जो लॉस है बॉडी से, जो यूरिन के माध्यम से, यूरिन के फॉर्म में जो निकल रहा है, उस लॉस ऑफ वाटर को इसे कम करना, पानी कम बाहर निकले। तो ये मेन काम है वैसोप्रेसिन का। तो यहाँ पर जो है हमने पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला हुआ बहुत सारे हार्मोन्स और उसका काम जो है वो देखा। अब वैसा ही हमारे ब्रेन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, वो है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड इस जगह पे सिचुएटेड है। चलिए थोड़ा इसे इस तरह से एनलार्ज करके देखते हैं। तो यहाँ पर पीनियल ग्लैंड है, इस जगह पे पीनियल ग्लैंड है। पीछे से अगर देखें, ब्रेन के पीछे से अगर देखें तो यहाँ पर पीनियल ग्लैंड ठीक बीचों बीच पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड का एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन सिक्रेट करता है। मेलाटोनिन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, क्योंकि हमारा जो सर्केडियन रिदम है, मतलब 24 घंटे में हमारा बॉडी जो रिदमिक काम कर रहा है, एक सर्टन समय में हम सोने जाते हैं, एक सर्टन समय में उठते हैं, फिर एक सर्टन समय में हमें भूख लगता है। तो ये जो रिदमिक पैटर्न है बॉडी का, 24 घंटा का एक रिदम है, इस रिदम को मेंटेन करता है। सो मेलाटोनिन क्या क्या रिदम को मेंटेन करने के लिए क्या क्या मेंटेन करेगा, ये स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है, और साथ ही साथ इस तरह के और भी जो रिदमिक काम है उसे मेंटेन करता है। साथ ही साथ बॉडी टेम्परेचर को भी ये मेलाटोनिन मेंटेन करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इम्यून सिस्टम को ये मेंटेन करता है। आपने गौर किया होगा कि जिसका सर्केडियन रिदम बिगड़ जाता है, मतलब देर रात सोने जाता है और बहुत देर से जो उठता है, उसका इम्यूनिटी जो है, इम्यून सिस्टम, वो डिग्रेडेड रहता है, वो बहुत वीक रहता है।
ये होता है मेलाटोनिन का प्रॉपर फॉर्मेशन ना होने के कारण। तो आज के इस वीडियो में हमने हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उससे सीक्रेट होने वाला कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के बारे में जाना। हम अपने इर्द गिर्द जानवरों को जिस तरह से मूव करते हुए देखते हैं, अपना जगह बदलते हुए देखते हैं, वैसे हम पेड़ पौधों को नहीं देखते, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें जमीन में गड़ी हुई होती है, जिसके कारण पेड़ पौधे अपने जगह को छोड़ नहीं पाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेड़ पौधों में मोशन बिल्कुल नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। पेड़ पौधों के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग सिचुएशन में एक सर्टन टाइप का मूवमेंट दिखाई देता है। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये छुई मुई का पौधा, लाजवंती या लज्जावती, अंग्रेजी में इसे शाई प्लांट या टच मी नॉट प्लांट कहा जाता है। अगर इसके पत्तों को छुआ जाए तो ये पत्ते इस तरह से ये सिकुड़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके पत्तों में एक खास तरह का मोशन हमें देखने को मिला। वैसे ही ये जो है ये वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये छोटे छोटे जीव जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को पकड़ता है, ट्रैप करता है, जाल में फंसाता है और उसे पिघलाकर वो न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब करता है। तो अगर इस फ्लाई ट्रैप के इस ट्रैप के अंदर कोई कीड़ा अगर अंदर आ जाए या छोटे मोटे जीव जंतु अगर अंदर आ जाए तो ये उसे ट्रैप कर लेता है। तो यहां पर इसका जो ट्रैप है, इस वीनस फ्लाई ट्रैप का जो ट्रैप है, इस ट्रैप में हमें खास तरह का मोशन दिखाई दे रहा है। अब अगर एक पौधा को आप उगते हुए देखें तो फिर यहां भी हमें ऐसा दिखेगा, ऐसा प्रतीत होगा, अपीयर होगा कि जड़ों में एक खास तरह का मोशन हो रहा है और जो शूट है, जो टिप है, उस टिप में एक खास तरह का मोशन दिख रहा है। टिप ग्रेविटी को डिफाई करके ऊपर की तरफ जा रहा है और ये जो रूट है, जो जड़ें हैं, ये अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी या इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ये ग्रेविटी के डायरेक्शन में ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें जहां पर कि कुछ पौधों को एक कंटेनर में उगाया गया, फिर उस कंटेनर को पलट दिया गया, तो यहां से एक अंदाजा होगा आपको कि कैसे जो शूट है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करते हुए बड़ा होता है। इसके लिए आप यहां पर देखें तो इसे पलट देने के बावजूद ये जो शूट है, मतलब टिप है, ये सीधा आगे न बढ़ के ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो यहां पर ग्रेविटी इसके मोशन को डिसाइड कर रहा है। सिर्फ ग्रेविटी ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स प्लांट्स के मोशन को डिसाइड करता है। उनमें से एक फैक्टर लाइट भी है। जैसे कि यहां पर इन प्लांट्स को, इन पौधों को एक अंधेरे जगह में उगाया गया, फिर एक खास डायरेक्शन में लाइट सोर्स को रखा गया ताकि लाइट हमेशा एक ही डायरेक्शन से आए। तो ऐसे में इन पौधों में एक खास तरह का मोशन दिखता है। ये पौधे मानो लाइट की तरफ अट्रैक्टेड होते हुए बढ़ रहा हो। तो यहां पर इनके ग्रोथ को या इनके मोशन को डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन है? वो है लाइट। तो लाइट भी डिसाइड कर सकता है। उसी तरह से अगर आप लतेदार पौधों को देखें जिसमें लताएं होती है, टेंड्रिल जिनमें होता है, तो वहां पर आप देखेंगे अगर इसे कहीं भी सपोर्ट मिल जाता हो तो ये उस सपोर्ट को पकड़ लेता है, सपोर्ट को छूकर ये उसे घेर लेता है, उसे पकड़ लेता है, फिर ये बड़ा होने लगता है। तो यहां पर भी हमें खास तरह का मोशन दिख रहा है। तो यहां पर जो डिसाइडिंग फैक्टर है, ये प्लांट के मोशन में या इसके टेंड्रिल के मोशन में जो डिसाइडिंग फैक्टर है, वो डिसाइडिंग फैक्टर है टच। छूकर ये समझता है कि कहां पर इसे सपोर्ट मिल रहा है, तो उसे वो घेर लेता है, उसे वो पकड़ लेता है। तो फिर अब तक हमने जो भी प्लांट्स में मूवमेंट देखा वो क्यों हो रहा है? वो एनवायरमेंटल स्टिमुलस के कारण हो रहा है। जैसे कि मान ले कहीं पर टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज हुआ किसी खास रीजन में और उस चेंज के कारण कुछ एक खास तरह का मोशन हमें उस प्लांट में दिखा, उस रीजन में सिर्फ, तो हम कहेंगे प्लांट के लिए वो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो स्टिमुलस है। तो प्लांट में मूवमेंट स्टिमुलस के कारण होता है। जैसे कि हमने देखा लाइट एक स्टिमुलस की तरह बिहेव कर रहा, प्लांट उस लाइट की तरफ मूव कर रहा है या उसका जो ग्रोथ हो रहा वो उस लाइट की तरफ हो रहा, तो वहां पर लाइट एक स्टिमुलस है। ग्रेविटी भी एक तरह का स्टिमुलस है। ग्रेविटी के अगेंस्ट शूट ऊपर की तरफ बढ़ता है और जो रूट्स है वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग या उस डायरेक्शन में नीचे की तरफ बढ़ता है। तो प्लांट का जो मूवमेंट है, मोटे मोटे तौर पे हम प्लांट के मूवमेंट को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक को ट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है। इसमें क्या होता है? स्टिमुलस एग्जैक्टली जिस डायरेक्शन में है, मोशन, प्लांट का मूवमेंट या तो उसके एग्जैक्ट डायरेक्शन में होगा या फिर उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह के मूवमेंट को ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म कहा जाता है। अब अगर मान ले प्लांट में जो मूवमेंट हो रहा है वो स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता कि स्टिमुलस किस डायरेक्शन से आ रहा है, उस पे डिपेंड नहीं करता, तो वैसे मूवमेंट को नास्टिक मूवमेंट कहा जाता है। चलिए दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म का एक एग्जांपल यहां पर दिख रहा है हमें, जहां पर कि पौधा इस तरह से ग्रो हो रहा मानो वो लाइट की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है।
तो यहां पर अगर इन पौधों के आप शूट को देखें, मतलब टिप को देखें, तो वो टिप लाइट के एग्जैक्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। एग्जैक्टली लाइट जिस तरफ से आ रहा है उसी डायरेक्शन में ये आगे बढ़ रहा है। तो ये इसका डायरेक्शनल मूवमेंट हो गया। तो इसे ट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है या ट्रॉपिज्म कहा जाता है। लेकिन वीनस फ्लाई ट्रैप वाला अगर आप एग्जाम्पल देखें तो आप यहां पर पाएंगे कि चाहे कीड़ा मकोड़ा हो या छोटे जीव जंतु, चाहे वो इधर से आए या इधर से आए या इधर से आए, स्टिमुलस किधर से भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो ट्रैप है ये एग्जैक्टली उसी तरह से बंद होगा, हर एक केस में एक ही तरह से बंद होगा। तो जो स्टिमुलस है उसके डायरेक्शन पे इस केस में कोई असर नहीं पड़ रहा है, जो भी डायरेक्शन हो उससे कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह का मूवमेंट जो है ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है और इन्हें नास्टिक मूवमेंट कहा जाता है। नास्टिक मूवमेंट का ये एग्जाम्पल भी है, ये जो छुई मुई का पेड़ है, लज्जावती का पौधा है, इसे छूने से जो इसके जो पत्ते सिकुड़ जाते हैं, ये एग्जाम्पल भी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट या नास्टिक मूवमेंट के कैटेगरी में आता है। चाहे आप इस पौधे को इस डायरेक्शन से छुएं या इस डायरेक्शन से छुएं या फिर इस डायरेक्शन से छुएं, इस डायरेक्शन से छुएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे ऐसे ही बंद होना है। तो स्टिमुलस के डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दो एग्जांपल्स जो है ये नास्टिक मूवमेंट का एग्जांपल्स है। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं यहां पर किस तरह का मैकेनिज्म काम करता है। अगर मान ले आपने इस जगह पे छुआ, इस जगह पे आपने छुआ, तो यहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, आयन के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है और वो इस तरह से वो इंपल्स आगे की तरफ बढ़ता है। जब ये बढ़ते हुए जाता है तो इन पत्तों का जो बेस है, यहां पर पत्तों का जो बेस है, यहां के जो सेल्स है वो सेल्स अपना पानी जो है वो लूज कर देता है। अब पानी लूज करने से जो सेल का स्टिफनेस है, ये स्टिफनेस चला जाता है, जिसके कारण ये पत्ते जो है ये पत्ते सिकुड़ जाते हैं। कुछ इसी तरह का मैकेनिज्म वीनस फ्लाई ट्रैप में भी होता है कि जब यहां छुआ जाता है इन स्पाइक्स को, यहां पर देखें स्पाइक्स है, छोटे छोटे स्पाइक्स है, यहां पर आपको स्पाइक्स दिख रहा है। जब स्पाइक्स को कोई छूता है, किसी एक स्पाइक को जब छुआ जाता है तो फिर इस वीनस फ्लाई ट्रैप के अंदर एक मैकेनिज्म चलते रहता है, यहां पर एक टाइमर ऑन हो जाता है और लगभग 20 सेकंड के अंदर अगर कोई दूसरा स्पाइक भी छुआ जाए तो उस समय जो है यहां इस जगह के जो सेल्स है, ये सेल्स ऑस्मोसिस से स्वेल कर जाता है, फूल जाता है और ये स्नैप हो जाता है, बंद हो जाता है। ये वेनस फ्लाई ट्रैप का जो ट्रैप है ये ट्रैप बंद हो जाता है। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स काम करता है, खासकर यहां पर कैल्शियम आयन काम करता है। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू यहां पर ये दोनों मैकेनिज्म जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू ये काम करता है। तो यहां पर जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जैसे कि यहां पर स्पाइक में टच हो रहा है तो इस जगह के सेल्स में कुछ चेंज हो रहा है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन है जिसके कारण ये ट्रैप जो है इस तरह से बंद हो रहा है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स के कारण होता है। यहां पर भी कोऑर्डिनेशन जो है ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स के कारण हो रहा है। कोऑर्डिनेशन का मतलब जब कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है या कोई कॉम्प्लेक्स मशीनरी होता है, ऑर्गेनिज्म हो या मशीनरी हो, तो उसके अलग अलग पार्ट जो एक ही साथ या एक कॉमन उद्देश्य से, एक खास उद्देश्य से एक ही साथ अपना अपना ड्यूटी निभाते हुए कोई एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करे, तो उस समय हम कहते हैं कि उनमें कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो यहां पर इन पत्तों में जो यहां पत्ते जो सिकुड़ रहे हैं और यहां पर जो ट्रैप ये बंद हो रहा, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा? यहां पर कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रिकल इंपल्स के कारण हो रहा है, खासकर जो आयन का मूवमेंट होता है उस आयन के मूवमेंट के कारण हो रहा है। तो ये तो नास्टिक मूवमेंट था। अब आते हैं ट्रॉपिज्म में। हमने देखा था ट्रॉपिज्म मतलब प्लांट का मूवमेंट होगा स्टिमुलस से दूर, एग्जैक्टली स्टिमुलस के ऑपोजिट डायरेक्शन में या एग्जैक्टली स्टिमुलस के डायरेक्शन में। तो हमने यहां पर ये एग्जांपल देखा था कि जब कुछ पौधों को उगाया गया फिर उसे पलट दिया गया तो पौधों का जो शूट है वो शूट ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है। तो यहां पर भी जो है ये जो मूवमेंट है इसे ट्रॉपिज्म के कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि जो ग्रेविटी जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में शूट ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। यहां पर ये क्लियरली दिखा नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो रूट्स होता है ये रूट्स ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूव करता है। यहां ग्रेविटी के डायरेक्शन में रूट्स मूव करता है और शूट जो है ये ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। वैसे ही हमने एक और एग्जांपल देखा था जहां पर कि प्लांट का मोशन ऐसे हो रहा मानो वो लाइट से अट्रैक्टेड हो रहा, मतलब लाइट एक स्टिमुलस की तरह यहां काम कर रहा, वो उसके डायरेक्शन में शूट का मूवमेंट हो रहा है, उसी डायरेक्शन में, एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में। और यहां पर भी मैं आपको बता दूं जो रूट्स है ये रूट्स लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते जाता है। शूट जिस डायरेक्शन में बढ़ता है रूट जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है। एक हमने और एग्जांपल देखा था लतेदार पौधों का, जो लताएं हैं वो चीजों को पकड़ लेता है। तो यहां पर भी जो मोशन हो रहा है ये टच पे डिपेंडेंट है, जिस तरफ टच है उस टच के अकॉर्डिंग इसका मोशन हो रहा है। आप देखें यहां अगर किसी पौधे का अगर कोई लता है तो ये किस तरह से किस डायरेक्शन में मुड़ेगा, जिस डायरेक्शन में इसे कोई छुआ है
ये किसी को जिस डायरेक्शन में छुआ है, मतलब छूने वाला जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ये मुड़ जाता है। तो यहां पर भी ये जो है ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लताओं का मूवमेंट हो रहा है। तो ये भी इसे भी हम ट्रॉपिज्म के कैटेगरी में रखेंगे। तो यहां पर देखिए जिधर टच हो रहा है उधर मूवमेंट हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, यहां रूट्स का एग्जांपल मैं बता दूं। मान ले यहां किसी पौधे का, ये एक पौधा है, मान ले ये पौधे का रूट है। अगर मान ले रूट किसी पत्थर से नीचे टकराता है, मतलब ये जाके छूता है किसी पत्थर को, तो ये पत्थर के ऑपोजिट डायरेक्शन में, उस हार्ड सब्सटेंस के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये आगे बढ़ता है। तो यहां पर भी जो टच के कारण, टच स्टिमुलस का काम कर रहा है, और यहां पर जो है ये टच के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करता है रूट। यहां पर हमने क्या देखा था, लतेदार पौधों में जो लताएं हैं वो जिधर टच होता है उस डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये दोनों एग्जांपल्स भी जो है ट्रॉपिज्म का ही एग्जांपल है। अब देखिए इनको नाम कैसे दिया जाता है। तो ये फर्स्ट केस में स्टिमुलस क्या है, ग्रेविटी है, तो इसे ग्रेविट्रॉपिज्म कहा जाता है इस तरह के मोशन को, या फिर इसे जियोट्रॉपिज्म भी कहा जाता है, ग्रेविट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिज्म। और अब दूसरे केस में देखें, यहां पर स्टिमुलस क्या है, यहां पर स्टिमुलस है लाइट को फोटो कहा जाता है, तो ये हो गया फोटोट्रॉपिज्म। ये यहां पर तीसरे केस में स्टिमुलस जो है वो है टच को ग्रीक में थिग्मा कहा जाता है। तो यहां पर ये जो ट्रॉपिज्म है, ये खास तरह का मूवमेंट जो है इसे थिग्मोट्रॉपिज्म कहा जाता है। यहां कुछ चीजें मैं आपको और बता दूं कि जब स्टिमुलस के ऑपोजिट डायरेक्शन में, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है तो उसे नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहा जाता है। मैं माइनस साइन यूज कर रहा हूं, नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहा जाता है। और अगर स्टिमुलस के डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो उस तरह के ट्रॉपिज्म को पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहा जाता है। तो अगर आप जियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल देखें तो यहां पर दो तरह का जियोट्रॉपिज्म हमें दिख रहा है। एक तो शूट में जो ग्रेविटी के अगेंस्ट आगे बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, और रूट्स में जो कि ग्रेविटी के डायरेक्शन में नीचे की तरफ बढ़ते रहता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो रूट का जो मोशन है, ये जो जियोट्रॉपिज्म है, ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। रूट का जो मोशन है यहां पर ग्रेविटी के डायरेक्शन में होता है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है, और शूट का जो मोशन है ये ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है। उसी तरह से इस केस में जहां पर स्टिमुलस लाइट है, उस केस में जो शूट है, शूट का मूवमेंट लाइट के डायरेक्शन में हो रहा, स्टिमुलस के डायरेक्शन में हो रहा, तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है, और रूट्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है। अब अगर आप यहां लतेदार पौधों में देखें, लताओं को देखें, तो फिर यहां पर आप पाएंगे कि लताओं में हमें क्या दिखता है, किस तरह का मोशन दिखता है, लताएं जो है टच के डायरेक्शन में मुड़ता है। तो यहां पर ये जो थिग्मोट्रॉपिज्म है ये पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म है। और जब कोई रूट, किसी भी तरह के पौधे, पेड़ पौधों का रूट जब किसी हार्ड सब्सटेंस से नीचे बढ़ते बढ़ते किसी हार्ड सब्सटेंस से टकराता है, उसे टच करता है, तो फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। यहां भी स्टिमुलस जो है ये टच ही स्टिमुलस है, लेकिन यहां पर मूवमेंट जो हो रहा है बॉडी पार्ट का ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। दैट मीन ये नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म हो गया। अब देखिए कुछ और ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो है उनके बारे में यहाँ पर छोटा सा लिस्ट है, जैसे कि केमोट्रॉपिज्म हो गया, हेलियोट्रॉपिज्म हो गया, हाइड्रोट्रॉपिज्म, सेलेनोट्रॉपिज्म हो गया, थर्मोट्रॉपिज्म हो गया। यहाँ आप इसे पढ़ लीजिएगा इस स्लाइड को, और ये इन्फॉर्मेशन जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में डाल दूंगा। अब देखिए यहाँ पर जो इस तरह का मोशन होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट होता है या ट्रॉपिज्म होता है, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या होता है? इसके पीछे काम करता है कुछ हार्मोन्स, खासकर ऑक्सिन नाम का हार्मोन यहाँ पर काम करता है। अगर इसी चीज को हम देखें तो मान ले ये एक तना है, एक स्टेम है, एक पौधा का स्टेम है, और लाइट जो है इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन से आ रहा है। तो लाइट के डायरेक्शन वाले जो सेल्स है, सेल्स जो लाइट को सेंस कर पा रहा है, और सेल्स इधर वाला सेल्स जो है ये लाइट से दूर है, ये लाइट को सेंस नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में ऑक्सिन हार्मोन जो है जिस तरफ के सेल्स लाइट को सेंस नहीं कर रहा है उस तरफ ऑक्सिन हार्मोन जो है वो जमा हो जाता है। ऑक्सिन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, तो आप कभी कभी पाएंगे ऑक्सिन्स लिखा हुआ है। ऑक्सिन ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, मैं सिंगुलर यूज कर रहा हूं इसे, मैं मान रहा हूं ऑक्सिन एक तरह का हार्मोन है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऑक्सिन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। तो यहां पर ऑक्सिन जो है उसके लाइट सेंस जहां कर रहा है जो सेल्स, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के सेल्स में जाकर जमा हो जाता है। मतलब जो सेल्स लाइट को सबसे कम डिटेक्ट करता है वहां पर ऑक्सिन उतना ज्यादा जमा होता है। ऑक्सिन का काम यह है कि यह सेल्स को लंबा करता है, सेल्स में जो ग्रोथ होता है उसे इनिशिएट करता है ऑक्सिन। तो इसके कारण क्या होता है, इधर वाले सेल्स ज्यादा बढ़ जाता है जबकि इधर वाले सेल्स उतना नहीं बढ़ता है। तो इसके कारण क्या होगा, इसमें इस डायरेक्शन में, इस तने में, इस डायरेक्शन में हमें मुड़ाव दिखेगा, क्योंकि यहां सेल्स जो है ज्यादा बढ़ा है, यहां सेल्स कम बढ़ा है, जिसके कारण इस डायरेक्शन में हमें मुड़ाव दिखता है। इसी तरह से अगर आप इस थिग्मोट्रॉपिज्म वाला एग्जांपल देखें, लताओं का जो मुड़ जाना होता है किसी ऑब्जेक्ट को छूकर, यहां पर मैकेनिज्म देखें तो यहां पर भी ऑक्सिन का रोल है। चलिए इस चीज को हम ऊपर से देखते हैं, ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट को हम ऊपर से देख रहे हैं, और यहां से एक लता आके इस जगह पे इसे छुआ है।
तो जहां पर टच को ये सेंस करता है, ये लता जिस जगह पे टच को सेंस करेगा, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सिन आकर जमा हो जाता है। अब वही मैकेनिज्म है, ऑक्सिन आके जमा हुआ मतलब इधर इसका ग्रोथ ज्यादा होगा और ग्रोथ ज्यादा होने के कारण ये मुड़ जाएगा, फिर ऐसे मुड़ते 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 ये इसे पकड़ लेता है। तो जैसे कि हमने ऑक्सीन हार्मोन के बारे में बात किया, सिर्फ ऑक्सीन ही एकमात्र हार्मोन नहीं है, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं प्लांट्स में। तो चलिए कुछ हार्मोन्स, कुछ कॉमन हार्मोन जो है जिसका रोल काफी इंपॉर्टेंट है प्लांट्स में, ऐसे कुछ हार्मोन्स के बारे में अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ऑक्सीन हो गया, जिबरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया। जैसे कि ऑक्सीन हमने बात किया था कि ये सेल्स को लंबा करता है, बड़ा करता है, ग्रो करता है और पौधे को बड़ा होने में हेल्प करता है। जिबरेलिन क्या करता है, ये स्टेम ग्रोथ में हेल्प करता है। और फिर साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को इनिशिएट करता है। ये बहुत ज्यादा सेल डिवीजन जिन पार्ट्स में जरूरी होता है उन पार्ट्स में साइटोकाइनिन ज्यादा पाया जाता है। जैसे कि प्लांट का जो सीड है, मतलब बीज है, बीज में बहुत तेजी से सेल डिवीजन की जरूरत होती है क्योंकि उसका ग्रोथ जो है बड़े तेजी से होता है। फ्रूट्स में भी साइटोकाइनिन पाया जाता है क्योंकि फ्रूट्स को भी बड़े तेजी से ग्रो करना पड़ता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट्स ग्रोथ को रोक देता है। और इसीलिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है पत्तों के मुरझाने के पीछे जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो एब्सिसिक एसिड है, क्योंकि एब्सिसिक एसिड पत्तों का जो ग्रोथ है उसे रोक देता है, जिसके कारण पत्ते मुरझा जाते हैं। ये टॉपिक स्टैंडर्ड 10th के चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।